हेलो एम्बिशियंस, कैसे हो यार तुम सभी लोग? सारे के सारे टेंशन वेंशन में हो कि भैया हमारे प्री बोर्ड चालू हो गए, हमारे बोर्ड चालू हो गए और अब तो डेट शीट भी आ गई। ठीक है, डेट शीट आ गई है, हम लोग का पेपर स्टार्ट होने वाला है। फिजिक्स के पेपर का डेट शीट आ गया है, केमिस्ट्री के पेपर का डेट आ गया है। अब हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या होगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। बेटा मैंने स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें बता रखी थी और जिस तरीके से मैंने प्रेडिक्ट किया था यार, बोर्ड का एग्ज़ाम कहाँ पे है, हमारे फरवरी के एंड में स्टार्ट हो रहा है और हमारा मार्च के मिड तक खत्म भी हो जा रहा है। ठीक है, हर पेपर के लिए केमिस्ट्री के लिए 4 दिन की छुट्टी है, फिजिक्स के लिए 3 दिन की छुट्टी है, तो वो बहुत ज़्यादा इनफ है यार, बहुत ज़्यादा इनफ है। ठीक है, उससे ज़्यादा की लालच मत करो, हाँ लालची बच्चे, है ना। बोलते हैं भैया इतना काफ़ी होगा हम लोग को तो तुमको एक एक हफ्ते एक महीने की छुट्टी दे दे, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है, तो सुनो आज क्या करने वाले भैया, हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को खत्म करेंगे भैया एक शॉट में। किसके साथ? मिस मिनट के साथ, हमारी मिस मिनट। तो भैया इसको तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। जो अपन कंप्लीट किए थे वो ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स या 9 आवर्स की लेक्चर थी, है ना। अगर उसमें चेक करो तो कम से कम 8 या 9 घंटे की लेक्चर है वो। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, अभी डिटेल में नहीं कवर करेंगे। अभी हम इसको, है ना भैया, R2 सीरीज़ की तरह लेंगे। R2 सीरीज़ दैट इज़ 1 to 1.5 आवर्स मैक्स टू मैक्स, है ना। 1.5 आवर्स या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है ना। बट इसको 1 से 1.5 घंटे के अंदर खत्म करना है। दिस इज़ द वन शॉट यू नीडेड, है ना। बहुत सारे लोग बोल रहे थे भैया 1 शॉट तो छोटा होता है, आपने तो 7-8 घंटे का बना दिया। बेटा वो 7-8 घंटे में हमने डिटेल में बात की थी। अब हम छोटे छोटे तरीके से बात करेंगे, हम लोग शॉर्ट तरीके से बात करेंगे, ना ही कोई एनिमेशन होगा, ना ही कुछ होगा, सीधी सीधी बात होगी, पढ़ाई होगी, काम खत्म। फटाफट से रिवाइज करते चलेंगे, बड़ा हम स्पीड के साथ रिवाइज करेंगे यार, है ना। सब चीज़ों को समझते चलेंगे। और अगर अभी भी तुम लोगों ने कही है ना, आलसी तो हो तुम, ठीक है, वो 8 घंटे वाली लेक्चर ना देख करके यहाँ पे आए हो कि भैया किसी उम्मीद में है कि आप हमको रिवीजन के साथ साथ थोड़ा सा बताते भी चलो, तो बेटा एक काम करेंगे, बताते भी चलेंगे पर फटाफट स्पेस में। ठीक है, फटाफट स्पेस में फटाफट से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे यार। तो होपफुली तुम लोग रेडी हो जाओ, है ना, और कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि अब हम लोग का रोलर कोस्टर चालू होने वाला है। भैया इसके डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिलेंगे। कौन से वाले नोट्स? डिटेल नहीं बेटा, शॉर्ट, डिटेल्ड नहीं शॉर्ट। और दूसरा हम लोग को मिलेगा बेटा माइंड मैप। इस चैप्टर का अच्छा खासा माइंड मैप मिलने वाला है तुम लोग को आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर माइंड मैप मिलने वाला है इस चैप्टर का, है ना। इसके पहले वाले जब हम लोगों ने वन शॉट बनाया था उसके अंदर डिटेल नोट्स दे रखे थे तुम लोग को इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के। आज हम लोग को शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे और भैया उसके साथ साथ अपने को माइंड मैप मिल जाएगा। और यार इन माइंड मैप और नोट्स को याद रखना क्योंकि अपन जब R3 लेकर के आएंगे मैं इन्हीं को रिवाइज करूँगा। जब हम R3 सीरीज़ लेकर के आएंगे, इस चैप्टर का R3 वाला लेक्चर आएगा तो अपन इसी को रिवाइज करेंगे। दैट विल बी हम लोग का जो पूरा लेक्चर होगा, पूरा जो चैप्टर होगा वो अपन 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर ख़त्म कर देंगे। तो वहाँ पे R3 के अंदर तुम लोग रेडी रहना, ये शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप को पढ़ के रखोगे। ठीक है, ये मस्त से प्रिंट करा के अगर तुम चाहो तो रख सकते हो अपने पास। इस तरीके से मैं डिज़ाइन करूँगा, अच्छे से प्रिंट करके अपने पास घर में रख लेना। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, मैं फटाफट से पहले कहानी लिख लेता हूँ ताकि तुम लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट मत हो और फिर मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करना चालू कर। तो इस चैप्टर में आगे पढ़ने से पहले एक तुम ओवरव्यू ले लो इस चैप्टर का, किस तरीके से आगे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना होता है। देखो पहले तो हम समझेंगे चार्ज, है ना। पहले तो हम समझते हैं चार्ज, है ना। चार्ज क्या समझेंगे भैया? चार्ज देखेंगे, चार्ज क्या होती है, चार्ज के अंदर के सारे SI यूनिट्स की बात करेंगे, चार्ज के प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, है ना। चार्ज फिर उसकी प्रॉपर्टीज़, है ना, चार्ज के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़, है ना। हम लोग प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे भैया, कूलम्ब्स लॉ, फिर उसके बाद आएगा, है ना। इसके बाद ये आएगा प्रॉपर्टीज़। बात करने के बाद हम लोग देखेंगे कि 2 चार्ज अगर रखे हैं तो उसके बीच में क्या फोर्स लगता है, तो उसको कूलम्ब्स लॉ बताएगा। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ बताता है। कूलम्ब्स लॉ पढ़ने के बाद हम लोग जब समझ जाएंगे कि भैया फोर्स इस तरीके से लगता है तो अपन देखेंगे कि भैया इस फोर्स एक यूनिट चार्ज पर, एक टेस्ट चार्ज पर जब लगाएंगे तब क्या होगा, और जब उस टेस्ट चार्ज पर लगाते हैं तब उसको वहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन होता है, जिससे अपन को समझ में आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से जा रही है, कहाँ जा रही है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ने के बाद हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्यू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखना पड़ेगा। ड्यू टू डिफरेंट, है ना, ऑब्जेक्ट्स बोल लो या फिर डिफरेंट जो भी है सब्सटेंसेस जो भी बोलते हैं, अरे देखते हैं ना, ड्यू टू प्लेन, ड्यू टू रिंग, ये सारी कहानी, वो सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स निकालने के लिए एक आसान सा तरीका होता है, उसको आसान से तरीके से निकालने के लिए अच्छा, उससे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल वाली कहानी पढ़ लेंगे, डाइपोल। और डाइपोल पढ़ने के बाद एक बहुत सारे अलग अलग निकालने में हम लोग को जो ज़्यादा दिक्कत मत आए उसके लिए अपन करते हैं गॉस थ्योरम। उसके लिए पढ़ते हैं अपन गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम के साथ ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त, है ना। ये चैप्टर हो जाएगा बेटा समाप्त। यानी कि हमारा कहानी चलेगा बेटा, पहले चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज़, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ज़्यादा नहीं है, रिंग के बारे में पढ़ना है थोड़ा बहुत। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद गॉस थ्योरम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अपने को ये कम से कम ट्रेन की तरह जिस तरीके से बनाया है इस तरीके से अपन फॉलोअप करते चलेंगे इस पूरे चैप्टर को। इस पूरे चैप्टर को इस तरीके से फॉलोअप करते चलेंगे। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, जिसको समझ नहीं आता
सुनो, ये पूरे का पूरा जो पार्ट होता है दैट इज़ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ते हैं भैया? पहले तो हम लोग पढ़ते हैं भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाएंगे, बस समझते जाना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब भाई जहाँ पे चार्ज हम लोग का रेस्ट पे होता है, जहाँ पे चार्ज हमारा रेस्ट पे होता है उसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं भैया। इसके अंदर पहला चैप्टर आएगा चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है, चार्जेस एंड फील्ड। इसके अंदर दूसरा चैप्टर आ जाएगा हमारा कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल वाला, है ना, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस भैया, ये दूसरा चैप्टर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग का यार, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, या करंट इलेक्ट्रिसिटी जो भी बोलो तुम, हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा तीसरा चैप्टर आएगा। फिर आएगा भैया हमारे पास चौथा चैप्टर, है ना, चौथा चैप्टर दैट इज़ मैग्नेटिज्म, है ना, मैग्नेटिज्म या फिर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तुम सब पूरा लिख लो, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। और मैं शॉर्ट में फटाफट से लिखते चलूँगा, हाँ। उसके बाद बेटा पांचवा चैप्टर आएगा तुम्हारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसके बाद यार तुम्हारा सिक्स्थ चैप्टर आ जाता है आई गेस EMI है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद बेटा तुम्हारा सातवां चैप्टर आ जाएगा तुम्हारा AC, और AC के बाद आ जाएगा यार तुम्हारा आठवां चैप्टर दैट इज़ EM वेव। और EM वेव पढ़ के हम लोग इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। EM वेव पढ़ के हम लोग उस पूरे चैप्टर को क्या कर देते हैं बेटा, खत्म कर देते हैं। यहाँ तक तो तुम्हारा जनरल ओवरव्यू, है ना। क्या भैया पहले हम लोग क्या करने वाले इस चैप्टर के अंदर, बेसिकली देखो पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर दो चैप्टर डिवाइडेड है तुम्हारे क्लास 12 के, दैट इज चार्जेस एंड फील्ड। उसके बाद आता है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फिर आता है भैया इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आएगा तुम्हारा यार चौथा चैप्टर दैट इज मैग्नेटिज्म वाला पार्ट शुरू होता है, जहाँ से मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। फिर शुरू होगा यार तुम्हारा मैग्नेटिज्म मैटर, जो कि जो लंबा नहीं है, छोटे से चैप्टर है। उसके बाद EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर AC आता है, बहुत छोटे से चैप्टर है। उसके बाद EM वेव। भैया ये चार चैप्टर जो हैं वो छोटे छोटे से हैं, ये चार चैप्टर जो हैं वो बड़े बड़े से हैं, वो जो है थोड़े से बड़े बड़े से हैं। इन चार चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इन चार चैप्टर को फटाफट निपटा देंगे तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म होने के बाद भैया हम ऑप्टिक्स करेंगे, हम ऑप्टिक्स के बाद मॉडर्न फिजिक्स करेंगे, ठीक है। ये 3 पार्ट है तुम्हारे क्लास 12 के सिलेबस में। 3 पार्ट में से 8 चैप्टर हमने तुमको बता दिया है, दैट इज़ योर बुक 1। यह है तुम्हारा बुक 1, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है और इसको अपन फटाफट से कवर करेंगे, इसको अपन फटाफट से कवर करेंगे। आज तो फिलहाल हम लोग के पास सिर्फ पहला वाला है दैट इज चार्जेस एंड फील्ड। और चार्जेस एंड फील्ड में किस तरीके से प्रोसीड करने वाले हैं आज के लेक्चर में भैया, पहले चार्ज को समझेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, है ना भैया। 2 चार्ज को रख दिया तो उनके बीच में किस तरीके से फोर्स लग रहा है। अब वो फोर्स अगर एक टेस्ट चार्ज पे लगेगा तो भैया वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, है ना। तो चार्जेस की एक तो प्रॉपर्टीज़ होती है ना बेटा, अगर चार्ज को खाली रखे हुए हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ लेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे और फिर गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। तुम्हारे दिमाग में पूरा ये चलना चाहिए यार, ऊपर में जो ओवरव्यू है वो चलते रहना चाहिए। क्यों भैया? तभी जाकर के तुमको चैप्टर की कहानी पूरी याद रह पाएगी कि तुमको सीक्वेंशियल इस तरीके से एक सीक्वेंस में तुम कैसे याद रखोगे इस पूरे चैप्टर को, कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें थी। अगर तुमको ये बात समझ में आ गई हमने जो ऊपर बनाया है, तो तुम माइंड मैप्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो खुद से भी। और मेरा रिकमेंडेशन तो ये रहेगा बेटा, ठीक है, कि मैं प्रिंट करने वाला तो दे ही रहा हूँ, लेकिन एक काम करना कि खुद से भी बना लेना, खुद से भी बना लेना। माइंड मैप और शॉर्ट नोट्स खुद से बनाओगे तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलो फटाफट से बात करते हैं। अब एक और ओवरव्यू, है ना, एक और व्यू समझ लो भैया। अपन ने बात की अगर चार्जेस की बात करें, ठीक है, अगर अपन चार्जेस की बात करें तो इससे कब कब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, कब कब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और कब कब हम लोग का EM वेव बनेगा, ये हम लोग को पहले एक्सप्लेन करो, ठीक है। पहले हम लोग को ये एक्सप्लेन करो, फिर बाकी की कहानी बात करेंगे, ठीक है। कुछ देर के लिए समझना, चार्ज कुछ होते हैं, चार्ज कुछ होता है, XYZ चीज़ होता है। और चार्ज के कारण से क्या होगा बेटा, अगर चार्ज मेरा रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, V = 0 है, V = 0 है भैया, मेरा चार्ज अभी रेस्ट पे है तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। चार्ज रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता है, पर वो मैग्नेटिक फील्ड और EM वेव नहीं शो करता। भैया चार्ज को अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा दूं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा दूं, दैट इज़ V = कांस्टेंट, V = कांस्टेंट। और अगर V = कांस्टेंट है तो याद रखना A = 0 है, एक्सेलरेशन अभी 0 है, ठीक है भैया। अगर मैं इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा दूं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखने को मिलती है, साथ में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लग जाएगी। यानी कि यहाँ से हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड चालू होगा। यानी कि भैया पहले वाले में हम लोग जब रेस्ट पे रखेंगे तो हम लोग 2 चैप्टर पढ़ लेंगे, जैसे ही उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक करंट के बाद जो मैग्नेटिक इफेक्ट आपने बताया है ना, 2 चैप्टर, मैग्नेटिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वो वाला, और उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वो इन दोनों के अंदर आ जाएगा भैया। उसके बाद जब EMI वाला चैप्टर आएगा, EMI वाला चैप्टर आएगा तो वहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे EMI अभी भी नहीं बन रहा है ना। तो EMI वाला चैप्टर जब आएगा तो वहाँ से हम लोग को समझना पड़ेगा कि चार्ज को अगर एक्सेलरेशन से मूव कराएंगे
तब जाकर के हम लोग का EM वेव जनरेट होगा, जो कि 8th चैप्टर में पढ़ेंगे, 8th चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन करा देंगे, एक्सेलरेटेड मोशन करा देंगे, यानी कि A इक्वल्स टू समथिंग समथिंग रहेगा और V इज़ नॉट इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, V इज़ नॉट इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट और A इज़ नॉट इक्वल्स टू, है ना, A इज़ नॉट इक्वल्स टू, अरे यार मैं लिखना क्या चाह रहा था, है ना, A इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, A इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। जब ये वाली कंडीशन आएगी यार, तो यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा और EM वेव भी जनरेट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आया था बेटा कि EM वेव कब जनरेट होता है, जब मैं चार्ज को एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कराता हूँ, जब मैं चार्ज को एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कराता हूँ। तुम लोगों को लगता है कि मैं ऐसे ही लिखवा रहा हूँ, तो नहीं, हम लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चन कवर करते चलेंगे। अरे ऑब्वियस सी बात है ना, बोर्ड्स के लिए तो तुमको 8वें चैप्टर तक पहुँचना ही है, तो वहाँ पर भी तो क्वेश्चन आएगा। EM वेव किस कारण से जनरेट होता है भैया, जब चार्ज को एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कराओगे तब EM वेव जनरेट होगा। भैया मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होगा, जब मैं चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कराऊंगा तब होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा, जब यहाँ पे नॉर्मल रेस्ट पे रहेगा तब। तो क्या भैया यहाँ पे एक्सेलरेशन कराऊंगा तो ये नहीं होगा, ऑब्वियस होगा, ये भी होगा और ये भी आएगा। तो EM वेव कब जनरेट होता है भैया, एक्सेलरेटेड मोशन कराने पर जनरेट होता है। ये क्वेश्चन था, बोर्ड्स में भी पूछा हुआ है और कॉम्पिटिशन में भी आता है, बोर्ड्स में भी पूछा है और कॉम्पिटिशन में भी आता है। अब मैं इस कहानी को मिटाकर, है ना, हमारी कहानी शुरू करता हूँ चार्जेस समझने से। चार्ज को समझेंगे, धड़ाधड़ समझेंगे, उसके बाद फिर अपन आगे की बातें करेंगे, है ना। चार्ज को समझेंगे फिर अपन उसके आगे की बातें करेंगे। चलिए फटाफट से आगे की बात करते हैं, है ना। इसको मिटा दे पूरा। अब पहले मास को समझेंगे, मास समझने के बाद फिर चार्ज समझ पाएंगे, क्योंकि मास और चार्ज हम लोग को दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर को अगर पढ़ना है और अगर तुमको कुछ भी नहीं आता, मैं 3 चीज़ तुमसे बोलूँगा कि 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी यार तुमको। वो होगा, पहला ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पता होना चाहिए, ठीक। और अगर वो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर नहीं भी पता तो भी एक बार कवर करते बन जाएगा, पर ग्रेविटेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा यहाँ पे, है ना, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर। दूसरा बेटा तुमको बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स में भी स्पेशली वेक्टर्स पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ में तुमको क्या बोलते हैं, ये वाला नॉलेज होना चाहिए ग्रेविटेशन का। बाकी हम लोग देख लेंगे, है ना, बाकी हम लोग देख लेंगे। तो पहले तुम वेक्टर्स और ये ग्रेविटेशन, ये हल्का फुल्का अगर तुमको पता है तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरे चैप्टर में अपन फटाफट से इसको कवर कर देंगे। चलो अब देखो, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा मास को समझने से। भैया मास को क्यों समझ रहे हैं, देखो किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है मास और चार्ज। 2 बेसिक प्रॉपर्टीज़ है किसी भी बॉडी की, एक होता है मास और एक होता है चार्ज। अब मास की कहानी को समझे बिना अगर चार्ज को समझने चलेंगे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी चैप्टर के आगे। तो पहले मास को समझना है, मास क्या होता है, फिर चार्ज को समझना है कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो पहले मास को समझो। सुनो बेटा, मास को मैं 3 तरीके से बता सकता हूँ, 3 तरीके से तुमको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पहली बात तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी, इट इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज़ अ इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक, इंट्रिंसिक, है ना बेटा, किसी बॉडी के अंदर की प्रॉपर्टी है, ये अंदर की प्रॉपर्टी है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। इट इज़ एन इंट्रिंसिक, इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की खुद की प्रॉपर्टी होती है। भैया इसको एक्सप्लेन करो, व्हाट इज़ मास अगर मैं तुमको बोलूँ तो बेटा यहाँ पे 3 डेफिनेशंस बनेगी, 3 डेफिनेशंस बनेगी। पहला तो बोलोगे तुम, है ना, क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना, कंटेंड, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इनसाइड अ बॉडी, इनसाइड अ बॉडी। हालांकि ये वाला डेफिनेशन मुझे उतना नहीं भाता, लेकिन फिर भी समझना है क्योंकि अपन मास को 3 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सुनो भैया, पहले तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इनसाइड अ बॉडी, यानी कि अगर मैं उसके वॉल्यूम की बात करूँ बेटा, अगर वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम को इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी है। और डेंसिटी इक्वल्स टू होता है, सबको पता है बेटा, टोटल मास अपॉन में वॉल्यूम, सबको पता है। तो भैया यहाँ से जब मैं मास निकालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम करूंगा, तो पूरे वॉल्यूम में कितना मेरा मैटर कंटेन कर रखा है वो उसका मास कहलाएगा, हाँ या ना। पहले फॉर्मूले से पहला डेफिनेशन, पहले फॉर्मूले से पहला डेफिनेशन, दैट इज मास इक्वल्स डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। फॉर्मूलाज भी पता होने चाहिए, ये सारे लिखते चलो, फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, ये सारे फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं कभी कभी, ठीक है। तो पहला तो हमको समझ में आ गया भैया कि किसी बॉडी के अंदर कितना मैटर कंटेंट है, उसके पूरे वॉल्यूम के अंदर, है ना, मैटर का कितना डेंसिटी है वो उसका मास बताएगा। पहला चीज़ तो ये। तो मास को मैं ये समझ सकता हूँ कि भैया किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर कंटेंट है वो उसका मास कहलाएगा, ये पहला डेफिनेशन है। मैं इसके ऊपर अभी डिटेल में नहीं जा रहा, वरना मैं तुम लोगों को अच्छे से इस कहानी को एक्सप्लेन करता कि क्या होता है, क्यों होता है और क्यों इस पर गलत है, क्या गलत है। पर ठीक है, जैसा है मैं उसको समझाते जा रहा हूँ कि मास 3 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं अभी आगे बढ़ूँगा।
अगर कहानी समझनी है बेटा तो फिर डिटेल वाला लेक्चर देखो, या फिर एक साल फेल होने के बाद अगले बार अच्छे से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके अटेंड करना, ठीक है। अभी नहीं करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगी, ठीक है। मैं अपने आप को समझा के चल रहा हूँ कि बेटा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर को खत्म करना है। तो अपन रफ्तार से पकड़ेंगे और रफ्तार से समझते चलेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इनसाइड अ बॉडी, है ना, समझ लिया। मास भैया ये होता। दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि मास इज़ अ प्रॉपर्टी, है ना, ड्यू टू विच अ बॉडी, है ना, applies और experiences gravitational force। क्लियर है क्या? यानी कि भैया मास एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण से मास एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण से कोई भी बॉडी या तो एक्सपीरियंस करेगी या अप्लाई करेगी कौन सा फोर्स बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई या एक्सपीरियंस करती है, उसका एक कारण है मास। अगर किसी बॉडी के ऊपर मुझे फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक मास ऑब्जेक्ट होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मास ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। तो मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अप्लाइज और एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वाला डेफिनेशन याद रखना, ये हमारे चार्ज को एक्सप्लेन करने के भी काम आएगा। भैया एक और होता है मास को अगर एक्सप्लेन करना चाहो तो मास इज नथिंग बट फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ, अब थोड़े बड़े लेवल वाली बात की हमने भैया कि मास इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। m इक्वल्स टू, है ना, तुमको पता है E इक्वल्स टू mc², है ना, E इक्वल्स टू mc², जहाँ पे ये एनर्जी था, ये मास था और ये स्पीड ऑफ लाइट था। तो एनर्जी और मास के बीच में ये जो रिलेशन निकाला था आइंस्टाइन ने, ये जो रिलेटिविटी का क्या बोलते हैं उन्होंने एक रिलेशन दे रखा था, एनर्जी और मास के बीच का एक जो रिलेशन दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है भैया? मास इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास एनर्जी का ही एक फॉर्म है। अब इस बात में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बेटा, तुम्हारे क्वांटम फिजिक्स में जहाँ पे अपन मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आइंस्टाइन की बात करना चालू करते हैं बेटा, वहाँ से कहानी किस्सा इतना बदल जाता है कि वहाँ से समझना मुश्किल हो जाएगा बेटा कि तुम जीवन में जी रहे हो तो जी कहाँ रहे हो, ठीक है। वहाँ से होता ना जो तुमको रियलाइजेशन होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन, कि भैया हम तो कुछ भी नहीं हैं, हाँ, पूरी दुनिया के सामने यहाँ पे क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो तो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो ये सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख करके बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का दिमाग फट गया था, ठीक है। उन्होंने अपना दिमाग ऐसे बाहर हो गया था, आउट ऑफ माइंड हो गए थे, समझते पागल हो गए थे, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं तो तुम लोग को अभी ये बताना मुश्किल है, ठीक है। अभी तो हम लोग को बोर्ड की तैयारी करनी है भैया, हम ऐसी भी पागल हो रखी हैं, ठीक है। तो भैया मास हम लोग को समझ में आ गई कि मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, है ना, जिसके कारण उसको अपन 3 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मास को अपन ने 3 तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब भैया चार्ज की बात करते हैं, सीधा चार्ज की बात करते हैं, फिर देखेंगे बॉडी चार्ज किस तरीके से अटेंड करती है और उसके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। मैं इसको पॉज करता हूँ, एक काम करता हूँ, चार्ज की कहानी लिख देता हूँ और उसके बाद तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि हम लोग का टाइम थोड़ा सा बचे। तो बेटा चार्ज से रिलेटेड सारी कहानी, है ना, अपन शुरू करते हैं। पहले चार्ज को पढ़ते हैं कि चार्ज क्या होता है, फिर उसके बारे में उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है, वो सारी कहानी लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर अपन उसके यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भैया चार्ज क्या होता है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, है ना, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अप्लाइज और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाना ऐसा प्रॉपर्टी है बॉडी का जिसके कारण से खुद के ऊपर या दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स को अपन बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं, रिवीजन है, हाँ, मैंने समझा चुका है भैया। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं भैया। सीजीएस यूनिट जो होती है, इसकी सीजीएस यूनिट होती है वो होती है ईएसयू, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसी का दूसरा नाम होता है भैया फ्रैंकलिन और तीसरा नाम होता है भैया स्टैट कूलम। तीनों के तीनों ही स्मॉलेस्ट यूनिट है, तीनों के तीनों ही स्मॉलेस्ट यूनिट है। कहीं पर इसकी वैल्यू लिखना चाहो तो बेटा लिख सकते हो, कन्वर्जन के लिए काम आएगा। 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁹ ESU, है ना। ESU के साथ साथ सेम चीज़ लिख सकते हो तुम फॉर फ्रैंकलिन के लिए भी सेम चीज़ लिख सकते हो। और फ्रैंकलिन के साथ साथ बेटा तुम यहाँ पर उसी के साथ साथ वो भी लिख लो, स्टैट कूलम भी लिख लो। तीनों की वैल्यू सेम होती है, तीनों की वैल्यू सेम होती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁹ ESU, फ्रैंकलिन और स्टैट कूलम। दिस इज योर स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट के ऊपर क्वेश्चन बनता है यार, है ना। दूसरा भैया प्रैक्टिकल यूनिट की बात करते हैं, दैट इज EMU। प्रैक्टिकल यूनिट है ये, प्रैक्टिकल यूनिट है। जनरली हम लोग ये यूज़ कर रहे होंगे जब अपन को प्रैक्टिकल्स करने रहते हैं, प्रैक्टिकल्स करने रहते हैं मतलब कभी भी अपन को लैब में यूज़ करना है किसी तरीके से चार्ज को, तो हम लोग ज़्यादातर ये यूज़ कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तुम लोगों को बता दें 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1/10 EMU, 1/10 EMU।
ठीक है भैया। फिर लार्जेस्ट यूनिट की बात करते हैं, फैराडे। लार्जेस्ट यूनिट होता है जो हमारा फैराडे, लार्जेस्ट यूनिट पूछता है, कभी कभी स्मॉलेस्ट यूनिट पूछता है, ठीक है। लार्जेस्ट यूनिट होता है फैराडे, और फैराडे की बात करोगे तो बेटा 1 कूलम इक्वल्स 1 फैराडे इक्वल्स 96,500 कूलम्स। ओह माय गॉड, दिस इज़ वेरी बिग, दैट्स वाई इट्स बड़ा भैया, भैया 1 फैराडे में इतनी बड़ी वैल्यू होती है कूलम्स की, इसी कारण से तो ये बड़ा यूनिट है। तो फैराडे में 1 फैराडे में बेटा 96,500 कूलम्स होते हैं। होपफुली ये दिख रहा होगा नीचे में, है ना, और नहीं दिख रहा तो बातों को सुनो और लिखते चलो। भैया EMU 1 कूलम में 1/10 EMU होता है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। मैं फटाफट से चाहता हूँ कि तुम अपने शॉर्ट नोट्स में इन सबको इंक्लूड कर दो यार। चार्ज में प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, बाय वर्च्यू ऑफ इट इज अप्लाइज, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, SI यूनिट होता है, इसका CGS यूनिट होता है। ये सारी चीज़ों को नोट करो। इसके साथ साथ तुम चार्ज नोट करते चलना। मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना, इसको मिटा रहा हूँ और इसकी जगह आगे की कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। चार्ज से रिलेटेड और कौन कौन सी बात हमको पता होनी चाहिए भैया? तो चार्ज से रिलेटेड हमको 2 चीज़ें और पता होनी चाहिए। हालांकि सारी बातें हमने लिख ली थी, सारी यूनिट्स और ये सारी कहानी लिख ली है, पर 1-2 चीज़ और है जो तुमको पता होनी चाहिए। दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फटाफट से बात करो भैया। चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो रिप्रेजेंटेड बाय भैया इसको रिप्रेजेंट करेंगे या तो कैपिटल Q से या फिर स्मॉल q से। या तो कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करोगे बेटा, या फिर स्मॉल q से रिप्रेजेंट करोगे किसको बेटा? चार्ज को, है ना। इसका ऐसा यूनिट पता चल गया। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। डायमेंशन ऑफ चार्ज यानी कि Q बहुत ज़्यादा काम आता है, दैट विल बी 80। भैया 80 कैसे निकल के आता है? सुनो, ध्यान से सुनना। अगर तुमको पता हो I = Q/T होता है, तो क्या तुम Q = IT लगा सकते हो? हाँ भैया। I के लिए डायमेंशन होता है A और T के लिए होता है बेटा डायमेंशन T। इस कारण से इसका जो डायमेंशन निकल के आता है दैट इज़ 80। यहाँ से फटाफट इस चीज़ को नोट करो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग देखेंगे कि हाउ अ बॉडी अटेन्स चार्ज, ठीक है। यहाँ तक नोट करो फटाफट से, फिर अपन देखते हैं हाउ अ बॉडी अटेन्स चार्ज। अब तक अपन ने चार्ज देख लिया क्या होता है। अब चार्ज के बारे में और आगे की बातें करते हैं, और उसके बाद अपन इलेक्ट्रिक फील्ड तक, मतलब कूलम्स लॉ था, कूलम्स लॉ के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कहानी करके इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी खत्म करना है ना। तो चार्ज पढ़िए, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ तक आ रहे हैं हम लोग। चार्ज और प्रॉपर्टीज़ के बीच वाले लाइन पे हैं, ठीक है। अब बीच वाले लाइन पे क्या पढ़ना है भैया? हमको टाइप्स ऑफ चार्जेस देखने हैं मेरे भाई। सबसे पहले देखो टाइप्स ऑफ चार्जेस। भैया कितने टाइप्स के चार्ज होंगे, है ना? 1 सेकेंड। टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने होते हैं भैया? ऑब्वियस सी बात है, 2 तरीके के चार्ज होंगे। एक होगा भैया पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होगा भैया नेगेटिव चार्ज। भैया इसमें क्या क्या होता है फटाफट से समझाते चलना, ठीक है। देखो यहीं पे थोड़ा जल्दी समझेंगे, है ना। एक बेटा होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या हुआ होगा? यहाँ पे होगा न्यूट्रल, अब इस न्यूट्रल के अंदर क्या होता है भैया? न्यूट्रल के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं भैया। पॉजिटिव जहाँ पे होता है वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं, और जहाँ पे भैया नेगेटिव होता है वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन से। मैं फटाफट रिवाइज कराते चल रहा हूँ, जिसको समझना है बेटा डिटेल वाला लेक्चर देख ली भैया। यहाँ पे क्या करेगा? मास जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे मास बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, है ना, बिल्कुल सेम रहेगा। और भैया यहाँ पर मास क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है भैया। मास क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था कि न्यूट्रल वाले से यहाँ पहुँचने के लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और न्यूट्रल वाले में अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो हम नेगेटिव चार्ज तक पहुंच जाएंगे। क्या यहाँ तक सबको एक पॉइंट क्लियर है? हाँ भैया बिल्कुल, यहाँ तक के सारे पॉइंट्स हम लोग को क्लियर। अब बहुत सारे लोगों को यार कन्फ्यूजन रहती है। क्या कन्फ्यूजन रहती है भैया? कि न्यूट्रल एक चार्ज है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूट्रल इज़ नॉट अ चार्ज। न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है बेटे। न्यूट्रल एक कंडीशन है जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। हम लोग फटाफट से रिवाइज करते चल रहे हैं। यहाँ तक इतना समझना ज़रूरी था, इतना हमने समझ लिया। इसके आगे समझने की क्या भैया ज़रूरत है? नहीं, इसके आगे कोई कहानी और समझने की ज़रूरत नहीं है बेटा। जितना ज़रूरी है अभी अपन उतना ही करेंगे, फटाफट से रिवाइज करते चलेंगे। और डिटेल लेक्चर होपफुली तुमने R1 वाला देख करके ही आ रहे होंगे। अगर R1 नहीं देखा है और R2 देखने आए हो तो बेटा कोई काम का नहीं है ये लेक्चर। मतलब काम तो फिर भी आ जाएगा, पर उतना काम का नहीं आएगा। मतलब जो तो अफेक्ट होना चाहिए ना कि भैया पहला लेक्चर देखा हमने बहुत डिटेल में, अब यहाँ पे फटाफट रिवाइज हो गया, और इसके बाद हम R3 देखेंगे, उसमें और फटाफट रिवाइज होगा। तो तुम्हारे दिमाग में पूरी की पूरी कहानी सेट हो जाएगी कि कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे क्या चीज़ नहीं है। अगर तुम R1 देख करके नहीं आ रहे हो, सीधा R2 देख रहे हो, तो बेटा बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो R1 देख करके आओ। भैया यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसको मैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दूंगा।
क्या बोल दूंगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया यहाँ पर मैं बोल दूंगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल दूंगा बेटा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी कहानी हमने समझ ली भैया, हाउ अ बॉडी अटेन्स चार्ज, हाउ अ बॉडी अटेन्स चार्ज। अब भैया हम लोग को बात करनी चाहिए फटाफट से कि भैया चार्ज जो होता है उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है ना, अट्रैक्शन, रिपल्शन, ये सारी कहानी अब हम फटाफट से देख लेते हैं। दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। अब हेडिंग लगा लो बेटा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के अंदर हम लोग आ चुके हैं। वी आर एंटरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज वाला जो सेकेंड अपन ने लिखा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पढ़ना है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, फिर कूलम्स लॉ पे आ जाएंगे, है ना, और बहुत रफ्तार से पढ़ेंगे भी, है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है भैया। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस में बताओ क्या होता है, तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, अगर स्केलर क्वांटिटी है भैया, दैट मीन्स इट इज़ एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। ये हो गया पहला चीज़। मैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं अगर Q बोलूँ तो Q1 प्लस Q2 डायरेक्ट कर सकता हूँ, डायरेक्ट कर सकता हूँ। मुझे अगर Q निकालना है फाइनल Q, तो Q1 प्लस Q2 इस तरीके से कर भी सकता हूँ ना, जैसे कि 2 कूलम प्लस 3 कूलम, भैया कितना होगा, 5 कूलम। सिंपल एडिशन, है ना, एडिटिव इन नेचर यानी कि स्केलर एडिशन फॉलो करेगा, स्केलर एडिशन फॉलो करेगा, ठीक है। स्केलर एडिशन वेक्टर एडिशन में डिफरेंस होता है, तुम लोगों को पता होगा, तो यहाँ पे ये स्केलर एडिशन फॉलो करेगा, ठीक है। पहला लाइन तो ये हो गया कि भैया इट इज़ एडिटिव इन नेचर। दूसरा, इट इज़ ट्रांसफरेबल, यानी कि अपन चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिनिमम सुनना, मिनिमम चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इज़ बताओ कितना है जो मिनिमम चार्ज तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो, कितना मिनिमम चार्ज है, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है जो तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो आंसर आएगा भैया ई, आंसर आएगा भैया ई। दिस इज़ द मिनिमम चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड। ई को अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। क्यों भैया, क्योंकि ये चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज प्रेजेंट होता है, और हम लोग जब भी ट्रांसफ़र करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन मिनिमम से मिनिमम बार ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि भैया चार्ज जो होता है क्वांटाइज होता है, यानी कि मैं उसको इंटीग्रल वैल्यू में, इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यूज़ में ही ट्रांसफ़र कर सकता हूँ एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर। आज कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज डायरेक्ट समझते चलेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तुम लोग को समझ में आई, ये 2 प्रॉपर्टीज़, और बाकी की प्रॉपर्टीज़ फटाफट से डिस्कस करते चलते हैं, ठीक है। डिस्कस कर रहे हैं, लिखने का काम, ये काम जो भी है ऑलरेडी हो रखा है, तो मैं उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। शायद आज डेरिवेशन ना करें, सीधा फॉर्मूला को रिवाइज़ करें और ख़त्म कर दें, है ना, तो ज़्यादा टाइम बचेगा। पर देखेंगे, है ना, अगर तुमको लगेगा कि डेरिवेशन भी करना है तो फिर डेरिवेशन भी करा देंगे। चलो, यहाँ तक की बात समझ में आई? हाँ भैया, बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब प्रॉपर्टीज़ में और सुनो, तीसरी बात, है ना बेटा, लाइक चार्जेस, है ना, क्या करता है भैया, रिपेल ईच अदर। मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ, है ना, रिपेल ईच अदर। यहाँ पे ऐसे लिखते हो तो यहाँ पे लिखना जनरली, और है ना यहाँ पे लिखना जनरली, एंड मे अट्रैक्ट। भैया ये कैसे, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन के कारण, है ना, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन के कारण से बेटा सेम चार्जेस जो सेम होंगे, लाइक चार्जेस होंगे, हो सकता है कि उनमें भी अट्रैक्शन देखने को मिले, ओके भैया, पहली बात तो ये समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने बोला अनलाइक चार्जेस मस्ट या ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर भैया हमारे पास 2 अनलाइक चार्जेस हैं तो वहाँ पे ऑलवेज हमेशा अट्रैक्शन होगा, ये बात भी सत्य है ना। वन चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड बॉडी में अट्रैक्ट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे अट्रैक्शन ना हो, है ना, या रिपल्शन हो, वहाँ पे भी अट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। यानी कि भैया हम लोग अगर लाइक चार्जेस ले रहे हैं तो वहाँ पर भी अट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, अनलाइक देख रहे हैं तो वहाँ पे तो होगा ही होगा, और भैया अगर एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज है तो वहाँ पे भी अट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे चेक करना है कि चार्ज है कि नहीं है, श्योर चेक
फॉर चार्ज, वो क्या हो जाएगा यार, अगर कोई चार्ज रिपल्शन दिखा रहा है, रिपल्शन दिखा रहा है, तो इसका ये मतलब है कि भैया वहाँ पे ऑलवेज क्या होगा, चार्ज प्रेजेंट होगा। तो श्योर चेक फॉर चार्ज होता है मेरा यार रिपल्शन, श्योर चेक फॉर चार्ज होता है मेरा रिपल्शन। ठीक है, एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है, तो वहाँ पे भी अट्रैक्शन हो सकता है। भैया किस कारण से बोल सकते हो आप, ये हो सकता है बेटा ग्रेविटेशन के कारण से वहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा हो, या तो ग्रेविटेशन वाला अट्रैक्शन लग जाए, या फिर भैया इंडक्शन के प्रोसेस के कारण से लग सकता है, इंडक्शन के प्रोसेस के कारण से वहाँ पर अट्रैक्शन लग सकता है। अनलाइक चार्जेस में क्या होगा भैया, हमेशा वो अट्रैक्ट करेंगे, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, शाबाश। आज मस्ती नहीं करेंगे, आज मस्ती नहीं करेंगे, सीरियस होकर पढ़ाई करना है। ओके, सीरियस 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 भैया, डेट शीट आ गई है, बी सीरियस। ओके ठीक है, आज कोई मस्ती नहीं होगी यार, आज कोई मस्ती नहीं होगी, सीधे सीधे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, फटाफट से पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को, बहुत ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन इसको अभी अभी पढ़ा है ना R1 सीरीज़ के अंदर, और अभी अभी हम R2 भी ले आए। अब तुम लोग बोलोगे भैया आप एक चैप्टर से आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, हैं क्वेश्चन भी उसी प्रैक्टिस का लेकर के आते हो, हर चीज़ उसी चैप्टर के लेकर के आ रहे हो, ऐसे में तो एक ही चैप्टर पढ़ते रहेंगे एग्जाम तक, तो ऐसा नहीं है बेटे, है ना, आएंगे सारे चैप्टर्स आएंगे, लगातार आएंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सारे चैप्टर्स आएंगे। ठीक है भैया, आप बोलते हो तो यकीन कर लेते हैं। चलिए, ये समझ में आ गया। अब तीसरा बात, हाँ कितना बात किए हम लोग, चौथा बात, चौथी बात करें। चौथी बात बोल सकते हो बेटा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है भैया, n इक्वल्स टू क्यू ई, हाँ सॉरी q इक्वल्स टू एन ई, q इक्वल्स टू एन ई, है ना, q इक्वल्स टू एन ई, यही होता है। यहाँ पे प्लस माइनस एन ई लिखना चाहिए, प्लस माइनस एन ई लिखना चाहिए। दैट इज charge is always transferred in integral multiples of किसका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका, बेसिक फंडामेंटल चार्ज, चलो भैया, चार्ज जो होता है हमेशा ट्रांसफर होगा इंटीग्रल मल्टीपल्स में, जो कि होगा फंडामेंटल चार्ज का, दैट इज ई का, ई हमारा फंडामेंटल चार्ज है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एन यहाँ पे क्या हो सकता है भैया, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इंटीजर वैल्यूज आनी चाहिए, इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, जो हमारा क्यू होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इसको अपन बोलते हैं भैया कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज है, यानी कि आधा, ठीक है, 1/4 या फिर 5/4, ऐसे कोई भी चार्ज पॉसिबल नहीं है। 0.1 कूलम पॉसिबल है, पर 0.1 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हमने बताया 0.1 कूलम चार्ज पॉसिबल है, 0.1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से तुम इंटीग्रल मल्टीपल में ही ट्रांसफर कर सकते हो। हालांकि इसके आगे भी हम बहुत उसको डिटेल में समझाते हैं, पर हमको अभी डिटेल में नहीं घुसना, हाँ हम डिटेल में नहीं घुसेंगे, हम रिवाइज करा रहे हैं बेटा। तो पूरा डिटेल में देखना है तो R1 की तरफ भगना, सीधा वहाँ पे देखते चलना। मैं सारी बातें लिखते हुए सारी बातों को टच करते हुए बस आगे ऊपर से निकल जाऊँगा, हालांकि मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन क्यों रिवाइज कर रहे हैं ना, तो रिवाइज करें तो ऊपर से निकलना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, रिवाइज करें तो ऊपर से निकलना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 5वें पॉइंट के बारे में, दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड या फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, दैट इज, अब यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, कंजर्व्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो चार्ज लिख दे, कैन नीदर बी क्रिएटेड जो भी है स्पेलिंग, है ना, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है भाई, फटाफट से समझते चलेंगे। तो भैया यहाँ पे अगर एक बॉक्स है जिसके अंदर ऐसे 3 कूलम चार्ज है, इसके अंदर 2 कूलम चार्ज है, इसके अंदर अगेन 3 कूलम चार्ज है, तो ओवरऑल इसके अंदर अपन अगर बात करें तो 3 + 3 + 2, है ना, 3 + 3 + 2 6 2 8 8 कूलम चार्ज प्रेजेंट है। भैया दूसरे वाले बॉक्स के अंदर क्या किया, इसी सेम बॉक्स को हिलाया डुलाया, कुछ चार्ज का हमने ट्रांसफ़र किया। तो ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे आ गया भैया 4 कूलम, यहाँ पे आ गया 2 कूलम, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए हम लोग का, 2 कूलम। कैसे पता चला, भाई इन लोगों को ऐड किया तो यहाँ पे से चेक कर लिया, ठीक है, इतना होना चाहिए। यानी कि चार्ज बिफोर एनीथिंग आफ्टर एनीथिंग विल बी ऑलवेज इक्वल, दैट इज, है ना, ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, तो चार्ज इज कंजर्व समझ में आ गया। और कौन सी बात हम लोग को पता होनी चाहिए भैया, तो बेटा एक और पॉइंट याद होना चाहिए जो तुमको होता है ना, चार्ज इज़ इनवेरिएंट। अपन बहुत ही रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग को भी लगेगा। अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं, इसी तरीके से रिवीजन होता है।
चार्ज इज इनवेरिएंट। भैया इसका मतलब बता दो, है ना, इनवेरिएंट वाला हम लोग भूल गए। देखो क्या था बेटा, मास जो होता है, मास ये क्या करता है, डिपेंड ऑन स्पीड एंड, हाँ स्पीड ही बोलो, स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी। जो मास होता है वो स्पीड ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है। बट जो चार्ज है, चार्ज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ है ना स्पीड एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बॉडी। बेसिकली बेटा देखो क्या है, अगर मास ऑब्जेक्ट है ना, मास ऑब्जेक्ट है, इस मास ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से फेंक रहे हैं और v वेलोसिटी अगर हमारी लाइट की स्पीड के ऑलमोस्ट इक्वल हो गई, तो यहाँ पे जो मास है जो नया निकल के आएगा, ये m0, मतलब m0 होता है रेस्ट मास, ठीक है, और ये m यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो m होता है v वेलोसिटी पे उसका मास कितना होगा। तो बेटा यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, m = m0/√(1 - v²/c²। क्या हम लोग को याद रखना है, नहीं रखना? क्या हमको याद रखना है, नहीं रखना? मैं यहाँ पे समझाने के लिए, अगर v ऑलमोस्ट c के बराबर हो गया तो ये वाली पूरी वैल्यू 0 के कन्वर्ट हो जाएगी, और 0 में कन्वर्ट हो गई तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, यानी कि मास यहाँ पे इन्फिनिटी के तक पहुँच जाती है। ये हमको किसने बताया था भैया? आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थ्योरी ने बताया था। तो यानी कि यहाँ पर मास चेंज हो जाएगा अगर हम लोग स्पीड इंक्रीज करेंगे तो। बट चार्ज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, चार्ज ना ही स्पीड में चेंज होगा, ना ही किसी और की स्पीड के कारण से चेंज होगा, ना ही रेफरेंस ऑफ, है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बॉडी के कारण से चेंज होगा। तो ये थी भैया हमारी चार्ज ऑफ प्रॉपर्टीज़, है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने बेटा फटाफट से यहाँ पर डिस्कस कर ली, है ना, चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे फटाफट से डिस्कस कर ली। और रफ्तार से अब आगे बढ़ते हैं, और रफ्तार के साथ अब पूरी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट से अपन, है ना, कंडक्टर इंसुलेटर वाली बात कर लेते हैं, है ना। कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ठीक है, इंसुलेटर्स। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन तो पूछना नहीं है, तो इसको फटाफट से समझते हैं। भैया कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, और इसमें होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे, यानी कि यहाँ पे बाउंडेड स्टेट में मिलेगा, बाउंडेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भैया ऐसा क्यों होता है? इसमें लूजली पैक्ड होते हैं, इसमें, है ना, लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जो अरेंजमेंट होता है ना बेटा, वहाँ पे लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर्स के अंदर, ठीक है। और इंसुलेटर्स के अंदर जो होते हैं वो बेटा बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर टाइटली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी को भी देखकर इधर उधर नहीं जाएंगी। अरे भैया कोई स्ट्रिक्ट पेरेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है उनके पेरेंट्स, वो कहीं पे बच्चे को आने जाने अलाउड नहीं करते, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा कैसा है, टाइटली पैक्ड है घर के अंदर। तो इससे क्या है, बाहर का कोई बुरा इन्फ्लुएंस उसको आकर के यहाँ से वहाँ लेकर के नहीं जा सकता। पर अगर भैया कंडक्टर है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, आज़ाद परिंदे, अगर इधर उधर भटक रहे हैं क्योंकि घर वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से वो बेटा एकदम कहीं से भी कुछ देखेंगे और निकल देंगे। दैट इज़ लूजली पैक्ड, तो वो कभी भी इधर उधर हो सकते हैं। इसके नहीं होते, इसके होते हैं। कंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा बेवफा होते हैं। कैसे होते हैं? बेवफा, ठीक है, बेवफा। और इसके ईमानदार होते हैं, ईमानदार, लॉयल, ठीक है, लॉयल होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स निपट लेंगे, किसी और को देखा और गायब, ठीक है। तो ये कहानी तुम लोग को याद होगी, है ना, जो हमने बताई थी, सुनाई थी, समझाई थी। और जिसको याद नहीं है बेटा R1 देख ले, R1, ओके, R1, ठीक है, रावण। इधर देखो, ये हो गया, हाँ भैया। इंसुलेटर समझ में आ गया, हाँ भैया। कंडक्टर याद आ गया, हाँ भैया, बिल्कुल याद आ गया। आप बस याद दिलाते चलो, हमको तो बाकी पढ़ के अभी आए हैं, ताज़ा पढ़ के आए हैं, तो हम लोग को सारी चीज़ें याद हैं, पता है, बस रिवाइज कर रहे हैं। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स समझ में आ गया भैया। अब वेज ऑफ चार्जिंग भैया मेरे पास 3 तरीके से चार्ज करने के तरीके हैं। मैं देखो पहले ही 2x की स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, इससे स्पीड में और कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। मेरी स्पीड देख सकते हो तुम 2x की स्पीड में, मैं फिर भी डिटेल में लेकर के कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इतने डिटेल में हर एक चीज़ों को सिर्फ टच करते हुए निकलेंगे, समझे, डिस्कस नहीं करेंगे, वरना हो गया मालूम चला कल्याण वस्तु, ठीक है भैया। वेज ऑफ चार्जिंग, पहला फ्रिक्शन, दूसरा कंडक्शन, जल्दी कंडक्शन भैया, तीसरा इंसुलेशन है, इंडक्शन था, इंसुलेशन थोड़ी होता है, सॉरी गलती से लिखते इंसुलेशन लिख दिया, मिस्टेक। इंडक्शन,
है ना। मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि मैं इंसुलेशन क्यों लिख रहा हूँ और मैं इंडक्शन बताना चाह रहा था, कोई बात नहीं, हो जाता है भैया। फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन में क्या होता है अब हमसे पूछ रहे हो फ्रिक्शन में क्या होता है, हम एग्जांपल देना चाहे करें तो तुम फिर रोना चालू कर दोगे। वही होता है बेटा जो, है ना, फ्रिक्शन में होना चाहिए। फ्रिक्शन मतलब भैया रगड़ना है, किसी बॉडी को ऐसे ऐसे रब किया, ठीक है, गलत समझने वाले, हाँ रब किया, तो रब करने से भैया यहाँ पर क्या होगा, बाय रबिंग, यहाँ पे लिख दे बाय रबिंग, ठीक है। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जंप कर गए, इलेक्ट्रॉन्स जंप कर गए तो हमारा क्या हुआ भैया, वहाँ पे बॉडी चार्ज हो गया, तो बाय रबिंग, ठीक है भैया। किस किस चीज़ के लिए होता है ये, कंडक्टर्स के लिए वैलिड है और यार इंसुलेटर्स के लिए भी वैलिड है, इंसुलेटर्स के लिए भी वैलिड है ना। ज़्यादातर इंसुलेटर्स बोल लो और डाइलेक्ट्रिक बोल लो यार, कंडक्टर्स को रब करके चार्ज करना आई डोंट थिंक सो, है ना। डाइलेक्ट्रिक गलती से लिख दिया, है ना, डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर्स। भैया कंडक्टर्स क्या होता है, ओनली फॉर कंडक्टर्स होता है, पहली बात तो ओनली फॉर कंडक्टर्स, ओनली फॉर कंडक्टर्स। कंडक्शन में क्या होगा भैया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, यानी कि भैया हमने जैसे किसी चीज़ को, चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी या दूसरे चार्ज बॉडी से टच कराया तो वहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज आर कंडक्शन। भैया इंडक्शन में क्या होता है, नो टचिंग, है ना, नो टचिंग, नो टचिंग, वायरलेस चार्जिंग बोल सकते हो। यहाँ पे किस किस के लिए होता है भैया, ये किस किस के लिए होगा, ये बेटा नाम से समझ में आ रहा है, इंडक्शन है तो इंसुलेटर के लिए नहीं होता, ये डाइलेक्ट्रिक के लिए होता है और उसके साथ साथ कंडक्टर्स के लिए भी होता है। क्या लगा था, नाम इंसुलेटर है, इंडक्शन है तो इंसुलेटर के लिए होगा, नहीं बेटा, इंसुलेटर को अगर चार्ज करना है तो ऑलवेज फ्रिक्शन से ही करना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी अगर ओनली कंडक्टर है तो वहाँ पे कंडक्शन कर लो, या फिर यहाँ पे तुम इंडक्शन का यूज़ कर सकते हो, दैट इज ईजी, है ना, इंडक्शन कर सकते हो, वहाँ पे ये भी चल जाएगा। कंडक्टर्स के लिए दो तरीके से चार्जिंग हो सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स के लिए दो तरीके हो सकते हैं, इंसुलेटर्स के लिए सिर्फ एक है। बात समझ में आया, हाँ भैया। अब जरा सा समझाते भी तो चलो, फ्रिक्शन विक्शन में होता क्या है, जल्दी एकदम देख फटाफट से समझते हैं, एकदम 1 सेकंड में झटके से समझते चलेंगे कि बेटा होता क्या है ना। और फॉर्मूलेज पढ़ते चल रहे हैं तो फॉर्मूलेज फटाफट से याद रखना। जैसा पहला फॉर्मूला क्या बताया हमने बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला बताया Q = NE, Q = NE। फॉर्मूला शीट तुम लोग के सामने कल परसों तक आ जाएगी पहले चैप्टर की, है ना। ये अपन R3 वाले में ही कवर कर लेंगे, R3 वाले लेक्चर में ही कवर कर लेंगे। आइए शुभारंभ करते हैं। हाँ भैया, किसका शुभारंभ करें, सुनो, शुभारंभ करते हैं फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन, भैया फ्रिक्शन में क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है, किसी बॉडी को रब किया और रब करने के कारण से वहाँ पे जनरेट हुआ, तो फ्रिक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, हटाओ फ्रिक्शन हटाओ। भैया यहाँ पे तो हमको समझ में आ गया, किसी बॉडी को रब किया तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे बॉडी में गया तो एक में कमी आ गई, एक में ज़्यादा आ गया, तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, यानी कि भैया उस फ्रिक्शन में क्या होगा, दो तरीके के, जब बॉडी में हम लोग बात करेंगे तो दोनों बॉडी में अपोजिट नेचर के लेकिन इक्वल अमाउंट के चार्जेस आएंगे। ये वाली बात तुम लोग लिख लोगे, मैं बोल रहा हूँ उसको भी नोट करते चलो, ठीक है। और दूसरा भैया कंडक्शन की बात करें तो बेटा कंडक्शन मैंने बताया था, दो कंडक्टर्स ऐसे हैं, है ना, एक कंडक्टर के ऊपर एक बंदा खड़ा है ना, ये बंदा है और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही टच हुआ ये बंदा कूद करके यहाँ पे आ गया, है ना। मैंने उसमें एग्जांपल दिया था मूवी का, है ना, 2 बस चल रही है, उसके ऊपर 2 हीरो फाइट कर रहे हैं आपस में, है ना। अब जैसे ही एक और बस आई, टच में करी, कॉन्टैक्ट में करेगी तो वापस में कॉन्टैक्ट करेगा तो एक हीरो दूसरे हीरो के अरे पीछे कूद जाएगा ना। मूवी में देखे नहीं हो, यहाँ पे फाइट चली, डिशुम डिशुम, एक बंदा कूद गया वहाँ पे जैसे ही टच में आया और दूसरा बंदा भी वहाँ चला गया। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर एक बंदा इसमें फाइट कर रहा था, उस बस में कूद गया तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, तो वहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर बस का साइज़ सेम है। अगर बस का साइज़ छोटा होगा तो ऑब्वियसली बात है कम जाएगा, है ना। इस तरीके से वहाँ पे समझ के चलना। तो यहाँ पे अगर भैया सेम साइज़ के हैं, पहली बात तो मैं समझ में आ गई भैया कि चार्जेस अपन को यहाँ पे इस तरह के। एक और चीज़, 2-3 चीज़ें लिख लेना, है ना, मैं वही आगे पीछे बढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा समझना। कंडक्टर्स के लिए तुम 2-3 चीज़ें लिख के रखना कि इसमें तो भैया पहले तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, इसमें लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, इस कारण से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ये लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ये रीज़न हो गया, ठीक है। दूसरा बेटा यहाँ पे याद रखना कि चार्ज को, है ना, चार्ज लाइक्स शार्प पॉइंट, यानी कि भैया अगर मैं कुछ ऐसा टाइप का बना दूँ ऑब्जेक्ट, ऐसा टाइप का ऑब्जेक्ट बना दूँ तो इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, समझ में आया कि नहीं आया बेटा। शार्प पॉइंट पसंद है, चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है ना, इस कारण से वो हमेशा शार्प पॉइंट की तरफ भागने की कोशिश करता है। दूसरा, है ना, चार्ज ऑलवेज लाइज एट सरफेस ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के सरफेस पे ही हम लोग को हमेशा चार्ज मिलेगा, है ना। चार्ज कहाँ पे मिलेगा भैया, सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे हम लोग को हमेशा चार्ज देखने को मिलेगा, सरफेस पे।
फेस पे सर, फेस पे, सर के फेस पे, ठीक है, सर के फेस पे मिलेगा चार्ज। कहाँ मिलेगा हमको? सर के फेस पे मिलेगा। ओके भैया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। भैया दो कंडक्टर है, उन लोगों को कॉन्टैक्ट मिला है, ठीक है, तो उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये बात तो हमको समझ में आ गई, हाँ। पर ये बात हमको नहीं समझ में आई कि भैया अगर मैं दो कंडक्टर्स को आपस में टच कराता हूँ तो वहाँ पे कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा, कितना चार्ज हम लोग का वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। तो बेटा उसके लिए एक फार्मूला याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दैट इज़ जिसमें निकालना है उसका ऊपर रखना रेडियस, नीचे में टोटल रेडियस और मल्टीप्लाई बाय Q1 + Q2 यानी कि टोटल चार्ज। ये तुम्हारा निकाल के बता देगा कि तुम्हारा Q-1 यानी कि आफ्टर कंडक्शन कितना चार्ज आने वाला है पहले बॉडी में। Q2 निकालना है बेटा, तो यहाँ पे क्या करना, तुम R2 ऊपर रखो क्योंकि R2 रेडियस है, नीचे में टोटल रेडियस रखो, मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज कर दो, दैट्स इट यार। इतना आसान सा चीज़ है। ये फॉर्मूला याद रखना है क्या? बिल्कुल याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। फटाफट से इसको नोट करो। अब मैं बोल रहा हूँ इफ़ R1 = R2, है ना, ये R के बराबर है। चलिए मान के चलते हैं हम R1 और R2 की वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पे कर दो, है ना, यहाँ पे सॉल्व कर दो। तो भैया ऊपर में रख देंगे R, नीचे में आ जाएगा 2R मल्टीप्लाई बाय में Q1 + Q2, यानी कि R से R गया तो यहाँ पे बचा Q1 + Q2/2। दैट मीन्स Q का आधा जाएगा। टोटल वैल्यू होती तो उसका आधा जाएगा। टोटल वैल्यू अगर मेरा Q है तो उसका आधा जाएगा, यानी कि व्हेन रेडियस, है ना, आर सेम, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल। फटाफट से नोट करो, फटाफट से इसको नोट करो, है ना, फिर अपन आगे की बात करते हैं, है ना। ऑब्वियसली नोट कर रहे होगे, है ना, साथ में। तो ये समझ में आ गई भैया? हाँ भैया, ये बात भी हम लोग को समझ में आ गई। और क्या बात समझ ली थी, है ना, ये समझ लिया हो तो बेटा इंडक्शन पे आ जाओ। फटाफट से किस में आ जाओ? इंडक्शन पे आ जाओ, है ना, इंडक्शन पे आ जाओ। उसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप की कहानी तो तुमको पता होगी। इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस, है ना, यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज है कि नहीं है वो ये बता सकता है, कितना है ये नहीं बता सकता। हमने मुंह से बता दिया अभी। देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप इज डिवाइस, है ना, यूज टू डिटेक्ट चार्ज, नॉट मेजर, डिटेक्ट चार्ज। बहुत लोग गड़बड़ करके आते हैं कि वहाँ पे मेजर लिख करके आ जाते हैं। बेटा मेजर नहीं होता, वहाँ पे डिटेक्ट होता है चार्ज कितना है नहीं बता सकता, है कि नहीं है ये बता सकता है। कौन? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बात समझ में आ गई होगी। इंडक्शन का प्रोसेस समझ लेते हैं बेटा, फटाफट से। बेटा इंडक्शन का प्रोसेस ऐसा होता है कि अगर ये हमारा नॉर्मल सा न्यूट्रल बॉडी है, इस तरीके से इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हालांकि ये लोग पहले नॉर्मल होंगे, है ना, अच्छे समझते हैं। इसकी पूरी कहानी मैंने बता रखी है R1 के अंदर, तो तुम लोग उसको अच्छे से देख लेना। इस तरीके से होगा बेटा, ये कोई भी कंडक्टर है या कंडक्टर ही होगा, इंसुलेटर तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेकर के आ गया बेटा एक चार्ज बॉडी लेकर के आ गया। अब इस प्लस को देख करके मैंने बताया था कि कंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन बेवफा हैं, तो सारे के सारे एक तरफ आ जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ जाएंगे, है ना। देखेंगे ओ माय गॉड ही इज सो हैंडसम, है ना, घर का भेदी लंका रहा है। इंसान को पसंद नहीं आ रहा जो घर में है, उसको बाहर वाला पसंद आ रहा है, वो इसको देखेगा। और यहाँ पे हल्की हल्की अट्रैक्शन होनी चालू हो गई, भैया यहाँ पर अट्रैक्शन तो हो रही है, लेकिन अभी भी दिक्कत ये प्लस दे रहा है, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर उसके प्लस को हटाने के लिए उसकी अर्थिंग कर दी जाएगी, उसको धरती पर गाड़ दिया जाएगा। और जैसे ही धरती पर गाड़ेंगे क्या होगा बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के ऊपर की तरफ आएंगे और सारे का सारा प्लस चार्ज गायब हो जाएगा और पूरी तरीके से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या हमने अभी तक टच कराया? बिल्कुल टच नहीं कराया। हमने अभी तक कोई तरीके की टचिंग नहीं करी है। देयर इज़ नो टची, ठीक है, नो टची। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में जैसे अर्थिंग कराई हमने, यहाँ पे पूरा क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, पॉजिटिव चार्ज धरती पे आ गया और इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ गए। समझने के लिए इलेक्ट्रॉन्स इसमें आए होंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया, समझने के लिए, है ना। तो भैया जैसे ये हो गया, मैं इसको हटा दूंगा और अर्थिंग को भी हटा दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी बॉडी किस तरीके से चार्ज होगी भैया, मेरी बॉडी पूरी की तरीके से नेगेटिवली चार्ज हो गई। दिस इज़ आवर प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। तो यहाँ पर यह प्रोसेस भी खत्म होता है ना। वेज ऑफ चार्जिंग हो गया, हमने इलेक्ट्रोस्कोप समझ लिया क्या होता है, हमने वेज ऑफ चार्जिंग समझ लिया, हमने चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज समझ ली। अब बात करते हैं मेरे भाई किसके बारे में? कूलम्स लॉ के बारे में। किसके बारे में? कूलम्स चच्चा के लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ, ठीक है। अब कूलम्स लॉ समझते हैं भैया। तो कूलम्स लॉ क्या होता है बेटा, है ना, इनके अकॉर्डिंग, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ, है ना, बेसिकली द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, है ना, उनके प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये पूरा लिख लेना, प्रोपोर्शनल टू इन्वर्स, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये है हमारा कूलम्स लॉ। सिंपल भैया, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स एक्ट कर रही है दो चार्जेस के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा भैया स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। इसको अच्छे तरीके से अगर रिप्रेजेंट करें भैया, इसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें तो F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 जैसा कि इन्होंने कहा, और F विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। जब मैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, हाँ पहले इन लोगों को साथ में लिख लो, तो ये लिखोगे भैया Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, है ना, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और जब यहाँ पे मैं इक्वल टू साइन लगाऊंगा तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा जिसको बोलेंगे K, और यहाँ पे लिख देंगे Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। दिस इज फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दिस इज कूलम्स लॉ का स्केलर वर्डिस, है ना, कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म में भी नहीं देख रहे, स्केलर फॉर्म देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? स्केलर फॉर्म देख रहे हैं। तो भैया फोर्स एक्टिंग करना ये इस तरीके से अपन ने निकाल लिया। अब इसके अंदर बाकी बातें कर लो, है ना, इसके अंदर बाकी बातें कर लो। भैया के को क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है भैया, इसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलूँगा। भैया इसकी कुछ वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है, 9 × 10⁹ इन एयर और वैक्यूम, है ना, एयर वैक्यूम बोलो, एयर बोलो या वैक्यूम बोलो, उसमें उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ उसकी, है ना, वैल्यू होती है एयर में या फिर वैक्यूम में के की। भैया इस के को अगर अच्छे तरीके से समझना हो तो यहाँ पे मैं इस के को रिप्लेस करके लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू 1/4πε0, दिस इज इक्वल्स टू 1/4πε0। अब भैया यहाँ पे ये जो ε0 इंट्रोड्यूस हुआ है इसको बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मैं E0 डालूँ तो बेटा ये फ्री स्पेस में निकलने वाली परमिटिविटी होगी। ये मैं अगर लिखूँ तो इसको बोलते हैं फ्री स्पेस में निकलने वाली परमिटिविटी। एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से ये सारी चीज़ों को नोट करो, मैं यहाँ पे पूरी की पूरी इसकी कहानी नोट कर देता हूँ और नोट करने के बाद तुम लोग को फटाफट से बता देता हूँ ताकि तुम्हारा टाइम बच जाए। अब फटाफट से देखो कूलम्स लॉ को रिलेटेड सारी कहानी पढ़ो, है ना। भैया यहाँ पर अगर हम लोग दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन अलग होगा। बेटा याद रखना, K/Q1/Q2 R स्क्वायर, है ना, इसका फॉर्मुला होता है। इसमें K की अगर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, सबको पता है। भैया यहाँ पे जो K होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, भैया यूनिट ऑफ K निकल के आएगा। अगर अपन पूरा फॉर्मुला लगाएं तो बेटा यहाँ पे इस K को अच्छे तरीके से रिप्लेस करने की कोशिश करो तो Q1 Q2 नीचे आ जाएगा, R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे फोर्स ऑलरेडी था तो फोर्स के लिए न्यूटन, R स्क्वायर के लिए बेटा मीटर स्क्वायर, नीचे में कूलम स्क्वायर के लिए, है ना, मतलब चार्ज के स्क्वायर के लिए कूलम स्क्वायर। इन सब की यूनिट लगा दी तो m स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, तो यहाँ अपन ने उसका यूनिट बना दिया। बेटा फ्री स्पेस में उसकी वैल्यू होती है 10 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, उसका यूनिट हो गया। उसका डायमेंशन निकाला है ना, n के लिए mlt-2, है ना, उसके डिस्टेंस के लिए l और उसके बाद उसका स्क्वायर, और चार्ज के लिए अपन ने निकाला था डायमेंशन 80 तो 80 का स्क्वायर, उसके बाद इसका डायमेंशन ये निकल के आ गया। इसके डायमेंशन से क्वेश्चन पूछता है, इसके वैल्यू को बीच बीच में अपने को पुट करना पड़ेगा। K को क्या बोलते हैं ये डायरेक्ट आ जाता है, K का यूनिट बताओ डायरेक्ट आ जाता है तो K का डायरेक्ट यूनिट भी बताना पड़ सकता है। उसके बाद भैया यहाँ पे E0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जहाँ पे लिखेंगे 8.85 × 10⁻12, है ना, और उसका यूनिट ये है, ये है यूनिट ऑफ ε0, ठीक है। इसका डायमेंशन तुम निकाल लोगे ऊपर वाले को करके, है ना, डायमेंशन निकाल लोगे तो यहाँ पे डायमेंशन लिख लेना इसका, यहाँ पे तुम इसका डायमेंशन लिख लेना, ठीक है, उम्मीद करते हैं लिख लोगे डायमेंशन। उसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं यार, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली क्या होता है, क्या बोलते हैं, किसी मीडियम में हमारी परमिटिविटी डिवाइडेड बाय, है ना, उसका स्पेस में परमिटिविटी, इसको बोलते हैं अपन ER, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे, और ये K बोल सकते हो, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हो। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, अगर मैं किसी मीडियम में, है ना, अपनी परमिटिविटी चेक करूँ तो दैट विल बी इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय अपना ओरिजिनल यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको इस तरीके से लिखेंगे भैया। अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो बेटा फोर्स ऑफ मीडियम जो होगा वो एयर में लगने वाले फोर्स से K टाइम्स यानी कि डाइलेक्ट्रिक जितना होगा उतना टाइम्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना होगा उतना टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, यानी कि उतना फैक्टर उसका कम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं मीडियम में बात करूं, मैं अगर बोल रहा हूं कि भैया ये चार्ज और ये चार्ज के बीच में अभी इस वक्त F फोर्स लग रहा है एयर में, और उन दोनों को बेटा पानी के बीच में रख दूं, पानी तेल जो भी है ना, तो उसमें कितना गिरेगा, कितना फोर्स गिरेगा, तो बेटा यहाँ पे जो Fm आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू F0/K, यानी कि इस फोर्स में K टाइम्स गिर जाएगा।
के टाइम्स की गिरावट होगी। यहाँ पे के क्या है, ये के मतलब के नहीं है, डिज़ाइनर के है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उस फैक्टर से यहाँ पे कमी आ जाएगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उस फैक्टर से यहाँ पर बेटा कमी आ जाएगी। ठीक है, ये है हमारा कूलम्स लॉ की पूरी कहानी, ये हमारे पूरे कूलम्स लॉ की कहानी। यहाँ से इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, इन सबको नोट करो, इन सबको नोट करो। और नोट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, कूलम्स लॉ के सारे पॉइंट्स लिख देता हूँ, एक पॉइंट टू पॉइंट में है ना, तुमको पता होना चाहिए, वो सारी कहानी लिख देता हूँ। उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फटाफट से देखते हैं बेटा कूलम्स लॉ में कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो बेटा वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, दूसरा स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड होता है। या तो ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होगा या स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड होगा। अगर ये दोनों नहीं है तो हम लोग को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके वहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ती है, क्योंकि ये कूलम्स लॉ कहाँ पे वैलिड होता है बेटा, कूलम्स लॉ सिर्फ कहाँ पे पॉइंट चार्ज या फिर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही वैलिड होता है। अगर ये नहीं है तो फिर दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा, है ना। तो यहीं पे अगर हम लोग अगर चार्ज का कभी निकालना है तो यही निकालना पड़ेगा भैया। ये हमेशा इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी कि डिस्टेंस की स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेंज इसका जो होता है बेटा वो इनफाइनाइट होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, ये हमेशा मीडियम पे डिपेंड करता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है दो चार्जेस के कारण से लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बेटा है तीसरे चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। दिस इज़ आर सुपरपोजिशन थ्योरम, दिस इज़ आर सुपरपोजिशन थ्योरम, ये याद रखना है। ठीक है, मैं अभी क्या है सुपरपोजिशन थ्योरम को डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, है ना, मैं यहीं पे लिख दिया इसलिए सुपरपोजिशन थ्योरम, है ना, क्योंकि देखो टाइम थोड़ी सी कमी है, टाइम की कमी है। मेरे को इस चैप्टर को 1 से 1.5 घंटे में कन्वर्ट करना है। मेरे को अगर स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, स्मार्ट बोर्ड होता तो पहले से कुछ कंटेंट लाते, तुम लोग को फटाफट से एक्सप्लेन करते, लाइव कर रहे होते और लाइव के अंदर यार 1-1.5 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर को खत्म कर देते। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता, मुझे यहाँ पे बार बार पॉज करके पूरा लिखना पड़ता है ना। बीच में अगर कोई वॉइस आ गई तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने ऐसा नहीं है लाइव ट्राई नहीं किया था, लाइव ट्राई किया था, तुम लोग को पता है क्या हुआ था, धज्जियाँ उड़ गई थी पूरे लाइव की। ठीक है, तो ऐसा हुआ था, इस कारण से मैं क्या कर रहा हूँ पहले लिख करके ही तुम लोग को भी पढ़ा दे रहा हूँ अभी थोड़ा सा, है ना, तो ताकि तुम लोग का टाइम बचे, ज़्यादा लंबा ना हो। पर रिकॉर्ड करते समय मैं चाह रहा हूँ कि ये आज के आज मैं तुम लोग को अपलोड करके दे दूँ, है ना। आज जो तारीख है उसके आज शाम तक ही ये वीडियो अपलोड हो जानी चाहिए, वरना हमारे वीडियो का अपलोड होने का टाइमिंग रहता है डेली 10 बजे, है ना। डेली 10 बजे सुबह हमारा लेक्चर आ जाता है यार, पर लेक्चर अभी आज का लेक्चर लेट हुआ है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कल 2-3 दिन से अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था, इस कारण से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। और हमारे रेगुलर नहीं आ पा रहे थे वीडियोस, है ना। रेगुलर मतलब एक दिन अभी थोड़ा सा गैप हो गया बीच में, अभी एक दिन का गैप हो गया। इस कारण से मैं चाह रहा हूँ कि पहले ये वाला लेक्चर तुम लोग को आज के आज मिल जाए, है ना। इस कारण से मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ के चल रहा हूँ इस वाले चैप्टर के लिए। और इस वाले चैप्टर को हमने डिटेल में पूरा 1 शॉट में कवर किया है, उसके अंदर मैंने खुद लिख कर दिखाया है, हर एक पॉइंट को खुद से लिख करके लिखाया है। अभी मैं क्या कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करके फटाफट से लिख करके तुम्हारे टाइम को थोड़ा सा बचा रहा हूँ। दैट्स इट। ठीक है, अगर तुमको डिटेल में देखना है बेटा, कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है क्या नहीं है, तो फटाफट से डिटेल वाला लेक्चर देखो, वहाँ से जाकर रिवाइज कर लो यार, वहाँ से जाकर के रिवाइज कर लो, सिर्फ उस टॉपिक पे जाओ ना। मैंने वहाँ पे टाइम स्पैम डाल रखा ना, टाइम स्पैम पे जाकर के तुम रिवाइज कर लो। यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर को अपन को फटाफट से रिवाइज करना है। ठीक है, तो होपफुली यार थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करोगे तुम लोग। ठीक है भैया, ये एक सेंटर फोर्स होती है, यानी सेंटर ऑफ लाइन जो ज्वाइन कर रही होती है उन लोग की तरफ लगती है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है भैया, रिपल्सिव भी हो सकती है, और ये मीडिएटेड बाय फोटोन होती है। ये मीडिएटेड वाला कहानी क्या होता है बेटा, बेसिकली कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं बोसॉन पार्टिकल्स, जो कि हमारे फोर्स के लिए, है ना, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑफ जो क्या बोलते हैं, ये वाला जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये फोटोन के कारण से लगता है। दैट्स वाई अपन यहाँ पे लिखते हैं मीडिएटेड बाय फोटोन। दैट्स वाई अपन क्या लिखते हैं, मीडिएटेड बाय फोटोन। ठीक है, ये अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, सेंट्रल फोर्स हो सकता है। ये सारी बातें तुम लोग फटाफट से नोट कर लो। ये सारी बातें मैंने बता रखी है ऑलरेडी, है ना, जब अपना डिटेल लेक्चर लिया था। तो अभी रिवीजन कर रहे तो अपन थोड़ा फटाफट से निपटाएंगे। ठीक है, अब अपन आगे की बात करते हैं, है ना, आगे की बात करते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं, और उसके बाद थोड़ी बहुत और कूलम्स लॉ की बातें हैं, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन की बात है, उसके बाद में डिस्कस करते हैं। और फिर अपन भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे एफ नेट जो लग रहा होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। किसी भी ऐसा कंडीशन में जहाँ पे मैं बोलूँ कि दो चार्ज के लगने वाला फोर्स, दो चार्ज के कारण से लगने वाला फोर्स किसी तरीके से अगर 0 हो जाए तो मैं उसको बोलूँगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो भैया यहाँ पे नल पॉइंट निकालने वाला क्वेश्चन आता है यार, है ना, नल पॉइंट निकालने वाला क्वेश्चन आएगा। और जब नल पॉइंट वाला निकालने वाला क्वेश्चन आए तो मैं चाहता हूँ कि तुम डायरेक्ट बना लो। ठीक है, उसको याद रखना, अगर तुम्हारा सेम नेचर का चार्ज है, अगर प्लस क्यू बोल रहा है और यहाँ पे बोल रहा है n टाइम्स क्यू है, प्लस में n टाइम्स क्यू है, और बीच में तुमको पता है कि कहीं पे चार्ज रखना है, तुमको ऑब्वियस सी बात है कौन सा वाला चार्ज रखोगे। क्या मैं पॉजिटिव रख दूं भैया, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ तो वो इधर इसको रिपेल कर रहा होगा, इसको वो इधर रिपेल कर रहा होगा। क्या ये सही है, क्या ये सही है? हाँ भैया बिल्कुल सही है। क्या मैं यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रख सकता हूँ भैया, माइनस क्यू चार्ज अपने आप को इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये इसको अपने इधर पर अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना।
ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, ये इधर रिपेल कर रहा होगा, ये इधर कर रहा होगा। यानी कि भैया यहाँ पे मैं चाहे प्लस माइनस रखूँ कोई मतलब नहीं है ना, प्लस माइनस रखूँ दोनों में ही इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहा है, दोनों में मुझे इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हम लोग बात करें बेटा तो दो जगह पे देखी जा सकती है, एक तो हम लोग नीचे में देख सकते हैं, एक ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अगर मैं चार्ज को ऊपर रखने की कोशिश करूँ, यहाँ पे प्लस क्यू रखने की कोशिश करूँ, तो भैया प्लस क्यू इसको इधर धक्का देगा, ये प्लस क्यू इसको इधर धक्का देगा, तो ओवरऑल ये कहीं इधर की तरफ निकल जाएगा। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जो अभी ये कंडीशन बताया इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इस कहानी को बहुत अच्छे तरीके से मैंने R1 वाले लेक्चर में समझाया हुआ है, अभी हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं है बोर्ड्स में, है ना। तो भैया क्यू प्लस क्यू है तो ऊपर चला गया, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि भग गया, वो भग गया, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, इक्विलिब्रियम में नहीं, वो भग गया, ठीक है। अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, भग गया। भैया नीचे की तरफ बात करें, नीचे की तरफ बात करें, है ना, अगर हम लोग वहाँ पे माइनस क्यू रख देते हैं, माइनस क्यू, तो ये उसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये नीचे की तरफ आएगा, टोटली नीचे की तरफ आएगा, नीचे आएगा, नीचे यहाँ चला जाएगा, फिर इसके ऊपर लगेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑसिलेशन करने लगेगा। इस ऑसिलेशन करने वाले को अपन एसएचएम भी निकाल सकते हैं, एसएचएम के थ्रू निकाल भी सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो एडवांस कंसेप्ट हो गया तुम्हारा, सब जेई नीट ये सब के लिए कंसेप्ट हो गया, उसको अभी नहीं पढ़ाएंगे, है ना, उसको भी नहीं पढ़ाएंगे। तो बेटा ये प्लस क्यू और अगर प्लस एन क्यू है तो इसका मतलब यहाँ पे अगर रखूँगा, है ना, वाई एक्सिस में कहीं पे रखूँगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, और बीच में कहीं पे रखूँगा तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबल इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में भैया मुझे एक ऐसा डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से मैं बताओ एक्स डिस्टेंस की वैल्यू क्या बताऊँ, ऐसा कितनी दूरी पर रखूँ प्लस क्यू चार्ज से, हमेशा छोटे वाले चार्ज से हम लोग को दूरियाँ नापनी है, छोटे वाले चार्ज से दूरियां नापनी है, याद रखना, है ना। क्यों नापनी है, कहानी पूरा पढ़ के आओगे समझ में आ जाएगा। छोटे वाले चार्ज से मुझे हमेशा दूरियां नापनी है, जितनी दूरी इसके नल पॉइंट मिलेगी उसको मैं x बोलूँगा, तो मुझे जानना है कि कितने दूरी पर मैं रखूँ कि हमारा चार्ज जो है, कितने दूरी पर मैं अगर रखूँ कि हमारा चार्ज जो है बेटा वो क्या बन जाए, वो हमारा सिंपली जीरो हो जाए। ऐसा चार्ज रखना है जहाँ पर जो फोर्स है एफ नेट है वो इक्वल टू जीरो हो जाए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, r अपॉन में n प्लस 1, है ना, r अपॉन में रूट n प्लस 1, r अपॉन में रूट n प्लस 1, ये x की डिस्टेंस हो गई। किसके लिए हुआ बेटा, ये सेम नेचर चार्ज के लिए, सेम नेचर ऑफ चार्ज के लिए हुआ, सेम नेचर के लिए। और अगर भैया मैं अपोजिट नेचर की बात करूँ तब क्या होगा, अपोजिट नेचर की जब मैं बात करता हूँ मेरे भाई, अपोजिट नेचर की, तो वहाँ पे जो x का डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी r, है ना, रूट n माइनस 1, रूट n माइनस 1। फटाफट से इसको नोट करो, है ना, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, अपोजिट नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस निकल के आएगा दैट विल बी r अपॉन रूट n, है ना, माइनस में 1, माइनस में 1, है ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, दैट्स इट। इस तरीके से अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं भैया, नल पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए, ये दोनों फॉर्मूला मुझे पता होना। कर लेते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की, ठीक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, लॉ इन वेक्टर फॉर्म। भैया ये वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से होगा, एक काम करना, तुमने शॉर्ट नोट्स में तो सारे के सारी चीज़ देख ही लोगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में सारे फॉर्मूला सारी चीज़ ऑलरेडी मैंने बना कर रखा हुआ है, बहुत तगड़े से तरीके से मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो ऑब्वियस ही बात है तुम शॉर्ट नोट्स जरूर चेक करना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी से चेक कर लेना। भैया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि बेटा मेरा इस जगह पर एक क्यू चार्ज रखा है ना, Q1 बोल लो, और यहाँ पर रखा है मेरा Q2 चार्ज। अब मुझे इसका XYZ पोजिशन दे रखा होगा, है ना, और इसका XYZ पोजिशन दे रखा होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं एक्सिस से बात करूँ तो ऑब्वियस ही बात है ये कहीं ना कहीं ओरिजिन से नापना पड़ेगा, है ना, ये कहीं ना कहीं ओरिजिन से नापना पड़ेगा, ओरिजिन यानी कि 0,0 से। तो जब मैं ऐसा नापता हूँ, है ना, जब मैं ऐसा नापता हूँ बेटा, तब ये जो निकल के आएगा, इनके बीच का फोर्स जब निकालेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी R1, है ना, 2, R1 और 2। अगर मैं इसको बोल दूँ कि ये R1 वेक्टर है, ये मैं बोल दूँ बेटा R2 वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, R12 वेक्टर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 वेक्टर। तो जब इसके ऊपर मैं फोर्स निकालता हूँ दैट इज फोर्स ऑन 1, है ना, ड्यू टू 2, इसको बोलते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1,2 मतलब 1 2 लिखा रहता है ना, इसको बोलता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये जब मैं निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी K Q1 Q2, जहाँ पे चार्जेस की साइन रखना बहुत ज़रूरी है, चार्ज को विथ साइन रखना बेटा, विथ साइन रखना है। अब मैं यहाँ पे जब इसकी बात करूँगा तो ऐसे तो मैं लिखता हूँ नॉर्मली R², है ना, पर क्योंकि मैं यहाँ पे वेक्टर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो मुझे r कैप देना पड़ेगा, दैट इज मेरा डायरेक्शन। अब बच्चे को पता होना चाहिए कि r कैप जो होता है दैट इज नथिंग बट r वेक्टर डिवाइडेड बाय r का मैग्नीट्यूड, r, है ना, वेक्टर डिवाइडेड बाय r का मैग्नीट्यूड। तो इसको जब मैं सही से लिखूंगा तो ये हो जाएगा यार K Q1 Q2 अपॉन में R², और यहाँ पे जब मैं r वेक्टर की वैल्यू पुट करूँगा तो ये आ जाएगा यार r वेक्टर, तो नीचे में इसकी मैग्नीट्यूड की क्यूब हो जाएगी, इसके मैग्नीट्यूड में इसके क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा।
दिस इज़ माई वेक्टर फॉर्म, दिस इज़ माई वेक्टर फॉर्म। अगर इसको सही से लिखना चाहो तो तुम इसमें 1 2 लिख लेना, है ना, यहाँ पे 1 2 वेक्टर लिख लेना, इस कारण से इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो ये है इसका वेक्टर फॉर्म, ये है इसका वेक्टर फॉर्म। याद रहे इसमें अपने को विथ साइन रखना है, विथ साइन रखना है चार्ज की वैल्यू। ये है हमारा वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे नीचे में आर क्यूब है, यहाँ पर अपना उसका क्या है, आर का वेक्टर है। क्या इतना ही है, बस बिल्कुल इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। यहाँ पर यह होता है समाप्त, यहाँ पे वाला टॉपिक होता है समाप्त। अब भैया हमने जिस तरीके से बनाया था वहाँ पे क्या क्या बात किया था, पहले चार्ज के बारे में बात करेंगे, फिर चार्ज के प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, फिर चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बाद अपन कूलम्स लॉ के ऊपर आ जाएंगे, है ना, और कूलम्स लॉ के बाद अपन सीधे चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो अब बारी है यार अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को शुरू करने की, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें नोट करो, फिर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कहानी शुरू करते हैं। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी फटाफट से देखते हैं यार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भैया, तो रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। एक इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड में एक रीजन होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये क्यू चार्ज है तो इसके अराउंड में एक ऐसा रीजन होगा, इसको कैपिटल क्यू कर देते हैं, जिसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहूँगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके अंदर मैं अगर एक छोटा सा चार्ज ले आऊँ जिसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज, जिसकी खुद की टेस्ट चार्ज, जिसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, तो इस कारण से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, और इसी फोर्स का मैंने नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी फोर्स का मैंने नाम दिया है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एक ऐसा रीजन है जिसके ऊपर अगर मैं एक छोटे से टेस्ट चार्ज को रख दूं, तो ऐसे छोटे से चार्ज के ऊपर रखने वाला जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू को, उसी के वैल्यू को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कह देता हूँ। उसी की वैल्यू को मैं क्या कह देता हूँ यार, इलेक्ट्रिक फील्ड कह देता हूँ। यानी कि इसके ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा, अगर वो चार्ज इधर से आता तो इस डायरेक्शन में इधर की तरफ लगेगा, देखना, है ना, क्यों नॉट, इस डायरेक्शन में लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इधर से बात करो तो इधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। आए हाय हाय हाय, और क्यू नॉट में हमेशा पॉजिटिव लूँगा। अच्छा एक काम करो बेटा, चार्ज नेगेटिव कर दिया, ले बाबा, अब क्या होगा भैया, अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बात खत्म। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इसको लिख दो एफ ऑन, है ना, क्यू नॉट चार्ज, दिस इज योर फॉर्मूला। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, फील्ड इंटेंसिटी, इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी, या फिर इसको फोर्स लाइन भी बोलते हैं, है ना, बहुत बार फोर्स लाइन भी बोलते हैं। चलो यहाँ पे होगी भैया, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी भैया, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी कैसे होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई के ऊपर वेक्टर लगा करके, ई के ऊपर में वेक्टर लगा करके। भैया एक तो हम लोग को वहाँ पे समझ में आया, अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से लगने वाली फोर्स क्या ये होगी, हाँ भैया, यानी कि ई क्यू, यही तो हमारा क्या बोलते हैं वो बताता है, यही तो तुम्हारा फोर्स बताता है। तो ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला और वो वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ गए भैया। अच्छा इसकी यूनिट की बात कर लो यार, है ना, यूनिट बेस की यूनिट क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर ऊपर में न्यूटन है नीचे में कूलम है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऊपर में न्यूटन है नीचे में कूलम है, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट हो गया यार, n/c। इसका डायमेंशन क्या होगा, फटाफट से बोलो भैया। ऊपर के लिए हो जाएगा mLt-2, है ना, mLt-2। नीचे में हो जाएगा भैया कूलम के लिए AT। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा दैट विल बी m, है ना, L, है ना, उसके बाद T-3 और A-1। क्या यही बनेगा, हाँ भैया बिल्कुल यही बनेगा। तो ये है हमारा डायमेंशन, ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, ये होता है उसका यूनिट। ये पूरी कहानी होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखते हैं, फिर अपन ड्यू टू रिंग देखेंगे और उसके आगे की कहानी बात करते चलेंगे, ठीक है। लाइन चार्ज देखेंगे, उसके कारण से देखेंगे, और फिर आगे की कहानी बात करते चलेंगे। चलो अब देखते जाओ। अब अपन बात करें भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये पॉइंट चार्ज है, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी भैया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो निकल के आता है मेरे भाई, दैट इज इक्वल्स टू, है ना, दैट इज इक्वल्स टू KQ/R²। भैया ऐसा कैसे आया KQ/R², सुनो ध्यान से सुनना भैया। फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल्स टू KQ, है ना, अगर कैपिटल Q की बात करें, है ना, उस समय पीछे में हमने डायग्राम देखा है, अपॉन में Q0 अपॉन में R², यही लग रहा होगा। अब भैया इसको अपन डिवाइड करेंगे Q0 से, तब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी, और यहाँ पे Q0 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसलिए हम लोग का ये बचा बेटा E इक्वल्स टू KQ अपॉन में R²। दिस इज़ योर फॉर्मूला। भैया इसको वेक्टर फॉर्म्स में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है बेटा, तो ऐसे लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म हो जाएगा KQ अपॉन में R3, और यहाँ पे R का पूरा वेक्टर, है ना, 1 2 वेक्टर बोल लो, यहाँ पे 1 2 का मैग्नीट्यूड बोल लो।
ठीक है, ये होगा तुम्हारा उसका वेक्टर फॉर्म में, ये हो गया बेटा वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ऊपर वाला हो गया भैया स्केलर फॉर्म, ये हो गया हमारा स्केलर फॉर्म। फटाफट से इसको नोट करते चलो भैया। ये इतना आसान है क्या? बिल्कुल आसान है, सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करते चलेंगे यार, है ना। मैं अभी डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, डेरिवेशन कराने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, और अभी हमारे पास डेरिवेशन करने का टाइम नहीं है। हम लोग इसको फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो फास्ट रिवीजन है तो बिल्कुल फास्ट तरीके से चलेंगे, है ना। सरपट इसको बस खत्म करते चलना है और फिर आगे बढ़ते चलना है। सरपट खत्म करते चलना है, आगे बढ़ते चलना है, जल्दी करते चलो, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं कि जल्दी तुम्हारा डेरिवेशन करा दे, है ना। 1-2 डेरिवेशन करा देते हैं, सारे के सारे नहीं कराएंगे, जिसका ज़रूरत है उसी को कराएंगे, ठीक है, जिसका ज़रूरत है उसी को कराएंगे। सुनो अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्यू टू रिंग, देखो ये होता है रिंग, इसके ऊपर पूरी तरीके से ऐसा पॉजिटिव चार्ज फैला होगा, है ना। अब तुमको पता है इसके कारण से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, मैं जहाँ पे काटूंगा इसको काटूंगा, है ना। अगर तुमको पूरी कहानी याद होगी तो अच्छी बात है ना। मैं तुम लोगों को बस एक बार समझा देता हूँ। इस पॉइंट पर जो Q0 चार्ज होगा उसको इधर की तरफ से लगने वाला फोर्स इधर की तरफ देखेंगे, इधर से लगने वाले फोर्स को इधर की तरफ देखेंगे, तो इधर से कहीं हम लोग को बीच में रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसको अपन रिजॉल्व करेंगे, है ना, रिजॉल्व करेंगे। अरे यार एक सेकेंड रुको, इधर देखो, इसके कारण से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, है ना। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका वो निकालना पड़ेगा। तो भैया एंगल के अकॉर्डिंग इधर जो एंगल चल रही होगी, है ना, इस तरीके से, इस एंगल के अकॉर्डिंग, है ना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, है ना, ये एंगल भी थीटा होगा। और इसके थीटा होने के कारण से, हाँ, इसके थीटा होने के कारण से जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरा लगेगा यार, है ना, ई, है ना, ई की वैल्यू, और साथ में लग जाएगा हमारा साइन थीटा, ठीक है। अरे साथ में क्या होता है, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, गलती से मिस्टेक हो गई, ई कॉस थीटा, है ना, ई कॉस थीटा। और इस तरीके से इधर भी ई कॉस थीटा लग रहा होगा, तो ई कॉस थीटा सारे अपने को एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे, है ना। एक सेकंड, मैं क्या गलती से गलत बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ई कॉस थीटा लगा, हाँ भैया। इसके कारण से ऊपर की तरफ लग रहा होगा भैया ई साइन थीटा, हाँ भैया। अब ई साइन थीटा वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, हाँ या ना, हाँ भैया बिल्कुल कर देगा। और जो ई कॉस थीटा लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, उसी को अपन मान के चलेंगे। तो यहाँ पे ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स के कारण से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और इस डायरेक्शन में अपन निकालेंगे ई कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में अपन निकालेंगे ई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये मैं पूरी कहानी यहाँ पे से मिटा देता हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज मत हो, है ना। इस पूरी कहानी को अच्छे तरीके से हमने डिराइव करके निकाल रखा है, पूरी कहानी को अच्छे तरीके से डिराइव करके निकाल रखा है बेटा। वन शॉट के अंदर जो हमारा लॉन्ग वाला वन शॉट आया था उसके अंदर पूरी अच्छे तरीके से निकाल के रखा था। तो उस चीज़ को अगर तुम नोट कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं यहाँ पे बस ये बताने के लिए कि ई साइन थीटा क्यों हटता है वो उसके लिए निकालते हैं, बाकी ई कॉस थीटा अपन फटाफट से लगा देंगे, है ना। भैया ये है हमारा एक्स डिस्टेंस, है ना। ये पूरे रिंग का जो रेडियस है दैट इज़ आर। और अगर इस वाले का निकालने की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर में प्लस में आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये इस पूरे डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। अब मैं यहाँ से काटूंगा एक छोटा सा डी क्यू, और इसके कारण से मैं यहाँ पे डी निकालूंगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा, तो यहाँ पे मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी पूरी की पूरी, तो निकालनी थी इन एक्स डायरेक्शन प्लस में इन वाई डायरेक्शन। सही बात है भैया। अब एक्स डायरेक्शन में मेरा बचा, क्योंकि वाई डायरेक्शन का तो निपट गया, वाई डायरेक्शन का तो पूरा निपट गया भैया। अब एक्स डायरेक्शन की बात करें तो ई कॉस थीटा बचा है, ई कॉस थीटा बचा है। ई की वैल्यू हमको पता रहती है, लेकिन इसको डी ई कॉस थीटा बोलेंगे क्योंकि छोटे से चार्ज के कारण से यहाँ पे अपन ने डी क्यू चार्ज काटा है, टोटल चार्ज मेरा क्यू है, डी ई चार्ज काटा है, तो मैं यहाँ पे ई क्या बोलते हैं, यहाँ पे डी ई निकालूंगा, है ना। तो डी ई एक्स निकाल रहा हूँ मैं, डी ई एक्स निकाल रहा हूँ, फटाफट से ध्यान देना। तो ये डी ई कॉस थीटा के बराबर होगा बेटा, डी कॉस थीटा के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे अगर इसकी चार्ज की वैल्यू पुट करूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि क्यू होता है अपॉन में आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, फटाक से देखना, एक्स स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, इसकी पूरी की पूरी आधी वैल्यू, इसको बोलते हैं इसका रूट, इसको बोलते हैं इसका रूट। अब यहाँ पे फटाफट से इसका कॉस थीटा लगाना है भैया। कॉस थीटा होता है भैया, जल्दी बोलो कॉस थीटा क्या होता है। अरे बोलो ना यार, कॉस थीटा होता है भैया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। भैया इसका बेस है एक्स, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अभी आपने बताई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसकी पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी, हाँ। अरे यार इसकी पूरी पूरी वैल्यू आ जाएगी ना, एक सेकेंड, है ना। और सुनो भैया, यहाँ पर आर स्क्वायर था, आपने सिर्फ स्क्वायर को नहीं कंक्लूड किया ना, स्क्वायर को कंक्लूड नहीं किया था, इस कारण से वहाँ पे हाफ लिख दिया था, ठीक है। तो हाफ लिखते, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर करते तो हाफ वाली वैल्यू गायब हो जाएगी। अब हमने ये लिख दिया, हाँ भैया ये बिल्कुल लिख दिया। और यहाँ पर डी ई एक्स था,
सही है भैया। अब यहाँ पर क्या करेगा बेटा, इसको फटाफट से कैलकुलेट कर दे, है ना। ये हो गया k डी क्यू अपॉन में यहाँ पे x आ गया, है ना, और अपॉन में ये हो जाएगा पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, है ना, इसकी पूरी पावर 3/2। अब यहाँ पे फटाफट से इंटीग्रेशन कर दो। हम लोग को कुछ खास इंटीग्रेशन करना नहीं है यहाँ पे वैसे, है ना, तो पूरी की पूरी वैल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक काम करो, ऐसे लिख लो, यहीं पर लिख लो, नीचे में हम तो सीधा फाइनल आंसर लिखते हैं, यहीं पे इंटीग्रेशन कर लो और इंटीग्रेशन में सारे कांस्टेंट वैल्यू निकालो, डी क्यू की वैल्यू क्यू हो जाएगी। दैट मीन्स भैया जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग निकल के आई इस पॉइंट पे, ये मेरी निकल के आती है के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। ये हमको याद रखना है, बस छोटा सा डेरिवेशन तो हमने बता दिया, छोटा करके बताया है। ऑब्वियस ये बात है, लॉन्ग वेरिएशन होता है तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखना चाहो तो लंबा चौड़ा लिखो, 2 लाइन में करना चाहो तो 2 लाइन में भी इसको तुम क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ये, है ना, एक्स स्क्वायर का 3/2 पावर होता है। क्या तुमको ये बात समझ में आ गई? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गई। अब सुनो कंडीशंस। इफ़ अगर यदि, है ना, यदि x की वैल्यू बहुत 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 बड़ी है r के मुकाबले, x की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी है r के मुकाबले, तो इस r की वैल्यू को अगर मैं इग्नोर भी कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। अगर मैं 1 लाख में, है ना, 1 लाख हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हो गया 1 लाख, 1 लाख में मैं बोलूँ कि बेटा 1 रुपये ऐड कर दे, तो क्या 1 लाख 1 रुपये ही होगा? अगर उसमें 1 रुपये को हटा भी दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भैया, क्योंकि 1 लाख बहुत बड़ी वैल्यू है। 1 लाख में, है ना, 1 रुपये चाहे ऐड कर दो चाहे रिमूव कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स अगर x की वैल्यू बेटा बहुत बहुत बड़ी है तो r की वैल्यू को वो क्या कर सकते हो, तुम इग्नोर कर सकते हो। इग्नोर तो वहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू एक्स, नीचे में एक्स स्क्वायर था, स्क्वायर से स्क्वायर वाला 2 पॉइंट कटेगा, है ना, तो नीचे में ये बचेगा, है ना, क्यूब, इससे ये वाला पार्ट कटा तो ये बन गया बेटा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यानी कि बेटा बहुत दूर चला जाऊँ, ये r है, मैं x है, बहुत दूर चला जाऊँ तो ये पूरी के पूरे एक सर्कुलर तरीके से, स्फेरिकल तरीके से काम करेगा और वहाँ पे के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज़ आर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है। हाँ भैया बिल्कुल सेम वैल्यू निकल के आई। और सुन, इफ़ r इज़ ग्रेटर देन x, इफ़ r इज़ ग्रेटर देन x, तब क्या होगा भैया? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे r को बहुत ज़्यादा ग्रेट कर देंगे, r को बहुत ज़्यादा ग्रेट किया तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी x वाली वैल्यू को हम इग्नोर मार देंगे, है ना। यहाँ पे नीचे के लिए बस मारना बेटा, ऊपर में मत मार देना, होशियारी मारने के लिए नीचे वाले x की वैल्यू को पूरा इग्नोर मार देंगे। और जब मारेंगे भैया तो यहाँ पे r स्क्वायर और ये वाला कटेगा तो स्क्वायर से स्क्वायर गायब हो जाएगा और नीचे में बचेगा भैया, ये बचा कुछ के क्यू एक्स अपॉन में आर क्यू। आय हाय हाय, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, के क्यू एक्स अपॉन में आर क्यू। फटाफट से इसको नोट करो। अब भैया अगर मैं ई सेंटर पे निकालने बोलूँ तो सेंटर पे निकालने बोलेगा तो बेटा x की वैल्यू 0 पुट करेगा, x की वैल्यू ऊपर में जैसे ही 0 मल्टीप्लाई करेगा पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओए होए होए होए, दिस इज योर फॉर्मूला। भैया इसका ग्राफ कैसा बनता है? अगर ग्राफ की बात करूँ ना तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ध्यान देना, है ना। ये ऐसा छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, रुको, है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, है ना, ये ऐसा, है ना, और ये नीचे जाएगा पूरा पैसा, ये ऐसा नीचे जा कर के पूरा ऐसा बनाएगा। रुको अच्छे से बना देते हैं डायग्राम, है ना, वरना तुम लोग फिर हमको बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि भैया को नहीं आता, अरे भैया को तो आता है, भैया तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तुमको कुछ नहीं आता है, हमको आता है। सुनो, ये लो, है ना, ये लो प्रिय, और यहाँ से ऐसा बनाने का। अबे यार अच्छे से ना बन रहा, एक ही झटके में बनाना है अपने को, एक झटके में बनाना है। बच्चे लोग का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, बच्चे बहुत जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। हालांकि तुम लोग को ये पूछेगा नहीं, पर MCQs में पूछ सकता है कि क्या आएगा। समझने के लिए बेटा समझ जाना, है ना, कि ये इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ये हमारा ग्राफ रहेगा, ठीक है, ये हमारा ग्राफ रहेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। चलो अब फटाफट से इस कहानी को नोट कर लो, कहानी को नोट कर लो। हम तुम्हारे सामने से हट रहे हैं तुम्हारे सामने से। देखिए यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था, अब नज़र आ रहा होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 की पावर में लिख। चलिए समय को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए, है ना, फाइनल चैप्टर के एकदम आखिरी तक आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करनी है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अपन क्या बात करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और फिर गॉस थ्योरम के बारे में, और बहुत ही फटाफट बात करेंगे क्योंकि मैं उसमें डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है मैंने। सुनो क्या किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम से एक और दो लेक्चर्स अलग से डाल दिए हैं। 2 लेक्चर्स के अंदर में मैंने जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कहानी और इलेक्ट्रिक डाइपोल की कहानी पूरी तरीके से समझाई है, उस पार्ट को कट करके ऑलरेडी डाल रखा है।
दूसरा गॉस थ्योरम को समझाया, उस पार्ट को कट करके फिर अगेन डाल रखा है पूरे वन शॉट में से। अगर तुमको सिर्फ वही पार्ट पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, वन शॉट में जाकर के पढ़ना है तो वन शॉट में जाकर के पढ़ लो। पर यहाँ पर सिर्फ अपन रिवीजन करेंगे, मैं बता देता हूँ, उसका डेरिवेशन नहीं करेंगे यार, क्योंकि मैंने वादा किया था 1.5 घंटे के अंदर चैप्टर खत्म करना है, और 1.5 घंटे के अंदर चैप्टर खत्म भी होना चाहिए, है ना। अगर ज़्यादा लंबा चला तो फिर कोई मतलब नहीं है चैप्टर को वापस रिवाइज करने का। रिवाइज करने के बाद हम समझ ही लिए, है ना, तो समझने में रिवाइज करने में डिफरेंस होना चाहिए ना। तो डिफरेंस ये है कि अभी हम फॉर्मल देखेंगे यार, है ना, ज़्यादा डेरिवेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अपन फटाफट से कवर कर रहे थे बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर द इमेजिनरी लाइन्स अलॉन्ग द फोर्स ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऑल्सो कॉल्ड फोर्स लाइन। जहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन पे, मैंने अभी भी बताया ना, अगर ये क्यू चार्ज है और ये क्यू नॉट चार्ज है, दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है ना, एक छोटा सा, है ना, टेस्ट चार्ज बोल लो या यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल लो, बात तो एक ही है। अब ये क्यू चार्ज जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा बेटा, इसी फोर्स को मैं क्या बोलूँगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँगा। और उसी लाइन को उस इमेजिनरी लाइन को मैं क्या बोलूँगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोलूँगा या फोर्स लाइन कर दूँगा। अरे यार, इसी जो लाइन को अपन ये लाइन बनाई ना कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल लो या फिर फोर्स लाइन बोल लो, एक ही बात है, एक ही बात है, यही तो बात है। तो दैट इज द आंसर। तो इमेजिनरी लाइन्स अलॉन्ग द फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऑल्सो कॉल्ड फोर्स लाइन। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया क्या जो पाथ फॉलोड हो रहा है फोर्स के कारण से वही हमारा यूनिट बताएगा ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। तो बेटा ध्यान दे, अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और यहाँ पे मैंने चार्ज को छोड़ा, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सीधा जाए। हो सकता है कि नीचे की तरफ ग्रेविटेशन लगे, सामने की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स लगे, उसके कारण से ये कहीं नीचे की तरफ चला जाए। और अगर ये नीचे की तरफ चला जा रहा है बेटा, तो वहाँ पे उसके पाथ को फॉलो करते हुए तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकते। दैट मीन्स यू डू नॉट हैव टू फॉलो, इलेक्ट्रिक फील्ड्स डू नॉट फॉलो द पाथ अलॉन्ग, है ना, द पॉजिटिव यूनिट चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नॉट अलॉन्ग द पाथ फॉलोड बाय पॉजिटिव यूनिट चार्ज। ठीक है भैया। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से शुरू होता है नेगेटिव की तरफ जाता है। अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे यार तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हुए दिखाना है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, जहाँ पे भी मैं टेंजेंट खींचूंगा वहाँ पे वो फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा मेरा चार्ज जाता हुआ दिखाई देगा, मेरे फील्ड का डायरेक्शन हमेशा ये होगा, हमेशा ये होगा। फील्ड का डायरेक्शन हमेशा मेरे यार पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। दूसरा मैंने बोला भैया कि अगर मुझे कहीं पे निकालना है तो उसका डायरेक्शन खींचना पड़ेगा। अब डायरेक्शन में याद रखना बेटा, अगर ये 90 डिग्री से इधर की तरफ है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ बनता है, और अगर ये ऊपर की तरफ जाता दिख रहा है तो टेंजेंट पॉजिटिव आएगा, यानी कि ऊपर तरफ का डायरेक्शन देना है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया हम लोग को करना क्या है, तो तुमको यहाँ से एंगल देखना है, यहाँ से इतना एंगल है और यहाँ से इतना एंगल है ना। तो tan थीटा के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हाँ। तो दैट इज वहीं पे वही कहानी होती है। बहुत लोगों को टेंजेंट का ये नहीं समझ में आता भैया कि ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, है ना। अगर ये लाइन लिखी है तो ये ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, तो मैं इसको बोलूँगा नीचे में यहाँ पे 90 डिग्री से खींच और उसके बाद बता कि ऊपर जा रही है। अगर ये ऐसी लाइन खींची है तो मैं बोलूँगा अगेन 90 डिग्री से खींच, ये नीचे जा रही है। इस तरीके से समझना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बेसिक मैथ्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। नहीं पढ़ा है तो बेटा बहुत गलत बात है। अब बेटा पॉजिटिव के लिए हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, भैया नेगेटिव के लिए हमेशा रेडियली इनवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। भैया ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इंटरसेक्ट अगर कर गई किसी पॉइंट पर तो इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हो जाएंगे। अब एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है ना, दो डायरेक्शन हो जाएंगे एक ही फील्ड के लिए। एक ही फील्ड के लिए दो डायरेक्शन कैसे हो सकते हैं बेटा? एक ही फील्ड के लिए दो डायरेक्शन कैसे हो सकते हैं? फोर्स या तो इधर लगेगा या उधर लगेगा, एक ही साथ में दो जगह फोर्स कैसे लग सकता है ना। तो इस कारण से मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, जो क्यू का मैग्नीट्यूड होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल भैया मैं ये चार्ज बना रहा हूँ, यहाँ से एक या दो लाइन निकलते हुए दिखा रहा हूँ, दो लाइन निकलते हुए दिखा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है। अगर मैं इसी के ऊपर से 1, 2, 3 और 4 लाइन निकलते हुए दिखा दूँ, नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ गई, नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ गई, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड बेटा 4 कूलम होगा। यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो मेरे नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस बनाने का मतलब उस चार्ज की वैल्यू बड़ी है, उस चार्ज की वैल्यू बड़ी है। ये वाली पॉइंट्स याद रखना, ये सब के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बताया था बेटा, देखो यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये सारे पैरेलल हैं तो इनको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर ये पैरेलल नहीं है किसी कारणवश तो ये सारे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आते हैं। ये तो 2 बात तुमको याद रखनी है। उसके अलावा तुमको ये बात याद रखनी है बेटा कि अगर कहीं पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी।
और अगर कहीं पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे डेंसिटी कम होगी, दूर दूर होंगे। मैं इस एरिया में देखूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा है। इसी एरिया में देखूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम है, इसका मतलब यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो उसी को बता रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? वहाँ पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देख करके पता चल जाता है। ये हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अगर ये कंडक्टर है तो इसके है ना सरफेस के परपेंडिकुलरली इसके ऊपर एंटर करेगी, इसके ऊपर परपेंडिकुलरली एंटर करेगी। ठीक है भैया, ये वाला पॉइंट भी समझ में आया। इनसाइड एन आइसोलेटेड कंडक्टर, अगर ये आइसोलेटेड कंडक्टर है तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, और इसके अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए यार? 0 होनी चाहिए। तो अगर कोई कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू 0 आएगी। ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है बेटा तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव कभी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। और अगर ये नहीं आ सकता इसका मतलब यहाँ पे कोई क्लोज लूप बन ही नहीं सकता, ये क्लोज लूप बन ही नहीं सकता। और दूसरी बात, ये कंजर्वेटिव फील्ड होती है, ये कंजर्वेटिव फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? कंजर्वेटिव फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे सारी बातें हो गई है ना, यहाँ पे सारी बातें हो गई। तो हम आगे की बातें चालू करते हैं। आगे की बात में अपन डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे मेरे भाई। और डाइपोल है ना पढ़ने के बाद अपन थोड़ा बहुत देख लेते हैं, अगर उसका डेरिवेशन करते बनेगा तो कर देते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मैं डेरिवेशन अभी करने के मूड में हूँ, बट फिर भी चलिए देखते हैं और उसको कंप्लीट कर देते हैं। चलो अब फटाफट से बात करते हैं भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है भैया? इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना एक पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है जिसको अपन स्मॉल डिस्टेंस एल से सेपरेट करेंगे, स्मॉल डिस्टेंस एल से सेपरेट करेंगे। ठीक है भैया, ठीक है। तो ये मेरा चार्ज है प्लस क्यू, ये मेरा चार्ज है माइनस क्यू, ये मेरा चार्ज है माइनस क्यू। इनके बीच में एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होगा एल, इन लोगों को सेपरेट करने वाला डिस्टेंस होगा ये। इसको पूरे के पूरे पेयर को, इसके पूरे पूरे पेयर को मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको मैं पूरे को क्या बोलता हूँ? इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल से समझ में आ रहा है बेटा, 2 पोल होंगे यार, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, बात खत्म। बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस है एल, बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस है एल। अब इसके कारण से जो आने वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा उसकी वैल्यू होती है बेटा, उसकी वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू होती है दैट इज़ क्यू एल, क्यू एल है ना, क्यू और एल। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया हमने पढ़ा था कि यहाँ पर हम लोग को 2a डिस्टेंस लेना पड़ता है और यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू निकल के आएगी वो q2a निकल के आएगी या फिर 2aq निकल के आएगी। ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा, q2a या 2aq है ना। तो बेटा यहाँ पे मैं बता दूँ l की वैल्यू तुम कुछ भी मान सकते हैं ना, l की वैल्यू 2a मान ले, l की वैल्यू 4a मान ले, कोई बात नहीं उसमें है ना। तो यह मेन चीज़ तो ये है कि p की वैल्यू यानी कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो आएगी वो होगी ql। ठीक है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें डायरेक्शन होगा, और अगर डायरेक्शन है तो कहाँ से कहाँ हो रहा है भैया? तो यहाँ पे बेटा अगर इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की कोशिश करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वही इसकी मोमेंट की भी डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन निकल के आती है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। भैया इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट बेटा यूनिट समझ में आ रहा होगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय लेंथ, चार्ज मल्टीप्लाई बाय लेंथ दैट इज CM है ना, CM चीफ मिनिस्टर, कूलम पर मीटर, हाँ पर नहीं कूलम मीटर, हाँ। फिर उसका डायमेंशन, डायमेंशन भैया ATL, ATL ओए होए ATL है ना। तो यही आएगा यार तुम्हारा है ना, डायमेंशन ATL आ गया, उसका ये निकल के आ गया, मीटर निकल के आ गया, कूलम मीटर, और क्या होगा? बस खत्म। हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में यही बात करनी है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू के फील्ड के बारे में बात करेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यार इसको मिटा दें है ना, इसको मिटा दें, मिटाओ रे फटाफट, बच्चे लोगों को जल्दी है, हम लोग को भी पढ़ाना है, काम ख़त्म करके जाना है, फिर बाकी काम करना है, चलो जल्दी जल्दी करते हैं है ना। बिल्कुल इसको ख़त्म करेंगे बेटा है ना। अपन देखते हैं गॉस थ्योरम वाले को ज़्यादा प्रूफ करेंगे नहीं, हाँ फटाफट से उसमें टाइम पास नहीं करेंगे है ना, जल्दी जल्दी उसको निपटा देंगे, निपटाएंगे भैया निपटाएंगे, फटाफट निपटाएंगे है ना। बहुत जल्दी है जाने की, क्या करने वाले हो? कहाँ बताएं तुमको है, क्या करने वाले हैं, कहाँ बताएं तुमको। सुनो अब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई कि अगर डाइपोल के कारण से निकालूंगा तो 2 पॉइंट पे लग सकता है, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे लगेगा और एक ऊपर के पॉइंट पे लगेगा जिसको एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है और एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, दोनों निकालना है। मैं दोनों निकाल करके तुमको एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुमको तसल्ली तो होगी नहीं, मैं अगर खाली फॉर्मूला बता दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट है ना इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट में तुम लोग को दिक्कत भी आती है ना, अदरवाइज तुम निकाल लेते हो। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, प्लस क्यू यहाँ पे माइनस क्यू, इसके बीच का डिस्टेंस 2a। मैं चाहता हूँ कि भैया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड की जाए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की जाए। तो मैं इसको a को इधर a लिख देता हूँ, ठीक है। ओके भैया ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस r है,
ओके। तो अगर मैं बोलूं कि माइनस क्यू से लगने वाला यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर के, है ना, प्लस वाले से लेकर के इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले तक का डिस्टेंस क्या क्या होगा। तो भैया यहाँ पे मैं जब बात करता हूँ, तो दिस विल बिकम्स आर माइनस ए का स्क्वायर, है ना, आर माइनस ए, और ये बन जाएगा भैया आर प्लस ए। समझ में आया कि नहीं आया? ये बन गया आर माइनस ए, पूरे आर में से ए घटा दिया तो यहाँ वाला डिस्टेंस निकल गया, और ये पूरे के लिए आर प्लस ए डिस्टेंस निकल के आया। अब बस डिस्टेंस निकल गया, बस कहानी खत्म, बस डिस्टेंस से तो निकालना था। अब देख मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ओ माय गॉड, ड्यू टू दिस ऐड कर देंगे, ड्यू टू दिस, क्योंकि भैया इसके कारण से पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा जोरदार लग रही होगी, इसके कारण से दूर में है तो ज़्यादा कम लग रही होगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। अरे चच्चा, ये माइनस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको प्लस से धपेल रहा है, तो धपेलने वाला और माइनस करने वाले में इन लोग को ऐड करोगे, माइनस करोगे ना, ऐड करोगे क्या? ऐड कर दिया तो सेम साइड होना चाहिए, अपोजिट साइड में है तो माइनस करेंगे, तो ठीक है भैया। तो पहले इसके कारण से माइनस कर ले, तो पहला वाला होगा बेटा के, है ना, क्यू, है ना, वैल्यू में साइन यूज नहीं करेंगे, अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, हुए क्योंकि इसके कारण से ज़्यादा लगेगा, माइनस में के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके कारण से कम लगेगा। अब बस इसको सॉल्व करते चलना है, यहीं पर तो धक्के है, यहीं पर तो मुश्किल आती है। के क्यू ओके, ब्रैकेट ओके, नीचे ओके, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जैसा आपने कहा हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर में क्या होगा, जल्दी बोलो, ऊपर में क्या होगा भैया? ऊपर में ऐड हो जाएगा, क्या आएगा बेटा? इसकी वैल्यू माइनस में इसकी वैल्यू, है ना, तो आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस में आर माइनस ए का स्क्वायर। अब इसको फटाफट से सॉल्व करते चलना, है ना। कहाँ पे सॉल्व करें बेटा? बगल में करते हैं, वरना तुम तो दिखाई नहीं देगे, है ना, आँख के अंधे हो। के क्यू, है ना, ब्रैकेट में फटाफट से, है ना। हाँ, डेरिवेशन करना ही पड़ रहा है, बच्चे लोगों के कारण से हम बक भी तो नहीं सकते, कैसे कर सकते हैं? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, और ए प्लस में 2ar, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, मालूम चल गया भैया, ज़्यादा चिल्लाओ मत। हाँ, यह है आर स्क्वायर, है ना। उसके बाद अच्छा ये ब्रैकेट में है ना, पहले ब्रैकेट में लिख लेते हो, ब्रैकेट में लिख लो, फिर उसके बाद हटाना ब्रैकेट, है ना, वरना तुम लोग कन्फ्यूज हो जाते हो। आर स्क्वायर, है ना, प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 2ab, इसको वापस लो नीचे आन दो भैया। इसको नीचे लेकर चाहूँ तो a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स आर स्क्वायर माइनस में ये वाले इसका होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ देर के लिए अगर स्क्वायर को कॉमन मान लो तो उसके बाद तुम आराम से यहाँ पे ये चीज़ बना सकते हो। तो आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ओके भैया, तो ये बन गया के क्यू, है ना। ऊपर में इसको फटाफट से सॉल्व कर दे, इसको ओपन करते हैं, तो प्लस माइनस अगेन माइनस, फिर माइनस माइनस अगेन प्लस, तो ये प्लस प्लस में हो जाएगा, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये वाली कैंसिल हो जाएगी, ऊपर में बचेगा 4ar, नीचे में बचा है ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ला ए चीज़ है, इसको यार मल्टीप्लाई करो, 4 में के क्यू ए आर अपॉन में, है ना, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज़ माई वैल्यू। भैया ये तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ज़रा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, सिंप्लीफाई करके बताओ। ठीक है बेटा, अब तुमने कहा है तो तुम्हारे लिए इसको थोड़ा सा और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो भैया तुमको पता होगा यहाँ पे p की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 2aq, भैया 2aq, यानी कि हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है 2 टाइम्स, ध्यान देना, 2 टाइम्स अगर p लिख दूँ, 2 टाइम्स p लिख दूँ तो मेरा ये वाला पूरा वैल्यू कवर, तो 2 टाइम्स kp लिखते हैं ज़्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। 2 टाइम्स ऑफ kp, अभी ऊपर में r रखेंगे ना, और नीचे में बेटा ये पूरा का पूरा आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। सही है? हाँ भैया बिल्कुल सही है। बताइए यहाँ पर कोई समस्या है तो, है ना, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या यहाँ पर कोई समस्या है? बिल्कुल भैया समस्या तो नहीं दिख रही, है ना, समस्या तो हमको नहीं लग रही। अब यहाँ पर एक और मॉडिफिकेशन करते हैं। सिंस डाइपोल इज स्मॉल, डाइपोल तो स्मॉल है, तो a की वैल्यू, है ना, r से बहुत ज़्यादा छोटी होगी कि नहीं होगी? तो r विल बी ग्रेटर देन a, और अगर ये ऐसा है, यदि ये संभव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? ये पूरे r की वैल्यू नीचे से इग्नोर हो जाएगी, हाँ या ना?
हाँ भैया बिल्कुल, हमारी आर की वैल्यू नीचे से इग्नोर हो जाएगी। और अगर आर की वैल्यू नीचे से इग्नोर हो गई, नहीं दिख रहा है, इसी के लिए हम पीछे आ गए थे, है ना, इसको ज़रा सा नोट कर लो, ठीक है, फिर हम बात करते हैं। अब भैया यहाँ पर जब आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं बड़ी हो गई इसके वजह से, तो ए की वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, नीचे में आर की पावर 4 बनेगा और आर की पावर 4 में से ऊपर में से आर कटेगा, तो ये बन जाएगा आखिर में 2kp/r³, 2kp/r³। दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट, या फिर ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ये होना चाहिए। तो ये फटाफट से नोट करो यार, है ना, जिसने नोट नहीं किया इसको फटाफट से नोट करो, जिसको समझ में आ गया वो ताली बजाओ, है ना। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। इस चीज़ को मिटाते हैं, है ना। मैं ऑलरेडी 2x की स्पीड में काम करता हूँ मेरे भाई, ठीक है। पूरे चैप्टर को 2x की स्पीड में भगाया है मैंने और फटाफट से निपटाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड निपटाया है, गॉस थ्योरम भी बचा है। गॉस थ्योरम को निपटाएंगे, फिर ये पूरा का पूरा चैप्टर गया, है ना। ये चैप्टर खत्म, ये चैप्टर खत्म हो गया, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चैप्टर खत्म हो जाए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई सवाल नहीं, तो हो सकता है ये आज के आज, हाँ डल जाए। तो भैया क्या बोल रहे हो आप, इतनी सारी बातें कैसे कर रहे हो, हम तो सुन ही नहीं रहे हैं आपकी बातें। डोंट वरी, आई वॉज टॉकिंग टू माई सेल्फ ब्रो। हाँ जी, हो चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट बोले एक्सियल पॉइंट, ये लीजिए। आहा, अब सुनो बेटा, यहाँ पे प्लस की, यहाँ पे माइनस की, और इस पॉइंट पर निकालने बोल रहा हूँ, इस पॉइंट पर निकालने बोल रहा है। ये ए है, ये ए है ना, ये ए है, ये ए है, यहाँ वाली डिस्टेंस, यहाँ वाली डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, मान के चल लेते हैं आर डिस्टेंस है। या फिर एक काम करो, या फिर इसको नहीं, इस वाले को आर डिस्टेंस मानो, दिस इज़ योर आर डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भैया, ये ऑब्वियस बात है, r² माइनस में a² का पूरा रूट। यहाँ पे भी सिमिलरली, है ना, वही परपेंडिकुलर प्लस होता है हाइपोटेन्यूज, तो वहाँ पे r² माइनस में a², ये निकाल सकते हैं। इस जगह पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है बेटा। सुनना, प्लस q के कारण से लगने वाला फोर्स माइनस q के कारण से लगने वाला फोर्स। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, मैं अच्छे से ड्रॉ करूँ, है ना। प्लस से माइनस के डायरेक्शन में इधर आ रहा है ना। प्लस q के कारण से लगने वाला फोर्स इधर, है ना। एक सेकंड यार, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, नहीं भैया गड़बड़ तो कुछ नहीं हो रही है। प्लस के कारण से लगने वाला फोर्स इधर, माइनस के कारण से लगने वाला फोर्स इधर, और इधर की तरफ इसका डायरेक्शन आ जाएगा, गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, क्यों भैया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों सेम नहीं हो सकता, अपोजिट होना चाहिए। एक सेकेंड, है ना। चलो बेटा, है ना, ये सही बन रहा है। दरअसल दिक्कत ये हुई कि हमने ही पीछे गलत बता दिया था। कहाँ पर भैया, हमने पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड वाले डायरेक्शन पे डाइपोल का लिख दिया था। जब वहाँ पे पॉइंट लिखा रहा था, वहाँ पे नोट करके करेक्शन कर लेना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है बेटा डाइपोल, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल जाता है। अब मैं वहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, है ना, और मैंने लिख दिया था फट से इलेक्ट्रिक फील्ड बताते, इस कारण से वहाँ पर गड़बड़ हो गई थी। और अभी उसी चीज़ को मैं जब नोटिस कर रहा था, तब मुझे याद आया कि अच्छा ये वाली गड़बड़ हमने वहाँ पर कर दी है, तभी यहाँ पर गलत बता रही थी। चलिए, अब यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, इसकी पूरी की पूरी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर निकल के आ रही है। अभी हमने देखा कैसे, देख लिया कैसे, ठीक है। और यहाँ का डिस्टेंस तुम लोग को पता चल गया, r² + a²। भाई खत्म करो यार, बहुत लंबा चल गया यार, है ना। इतना लंबा तो वन शॉट होना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भैया ये e cos θ आएगा, क्योंकि साइन और निपटा देंगे, साइन को तो ये लोग निपटा देंगे। अब साइन को अगर ये निपटा देंगे तो बेटा 2e sin θ ही बनेगा ना, 2e cos θ ही बनेगा ना, बस 2e cos θ बनता है यहाँ पे। अब यहाँ पे फटाफट से वैल्यू लगा दो यार, निकाल दो। तो भैया हाँ, तो इसकी वैल्यू जो होगी दैट विल बी KQ बॉन्ड में r², दैट इज़ यार ये वाला डिस्टेंस, है ना। तो ये हो जाएगा r² + a², इसकी पावर में हाफ, है ना, और मल्टीप्लाई बाय में cos θ की वैल्यू तुम लोगों को पता है यार, है ना, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज a अपॉन में, है ना, बेस r² + a² वाली का था, हाँ। और यहाँ पे इसका स्क्वायर होता है तो ये हट जाएगा, यहाँ पे ये हट जाएगा, तो यह बना देगा ना। और शायद 2 टाइम्स था तो 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 टाइम्स में KQ अपॉन में, है ना, ये वाली पूरी वैल्यू, है ना। भैया किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है, डिटेल वाला देख क्या, ठीक है, आ रही है भैया, समझ में आ रही है, ठीक है। डिटेल तो नहीं जा सकती बेटा, ये कुछ नहीं, मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं किया, इस चीज़ को समझा चुके हैं, इसलिए वापस से कर दे फटाफट से। अब यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई भैया, आपको तो पता है ना, क्या पता है भैया कि P की वैल्यू जो है वो 2AQ है,
2AQ। भैया पीके होगा, हम नहीं है बे, तुम हो। लो ये लो आंसर आ गया। ल ल ल ल ल। नॉट सेटिस्फाइड येट, वेट, लेट अस डू वन। आर की वैल्यू बहुत बड़ी होगी क्योंकि स्मॉल डाइपोल है। अगर ये वैल्यू है, ये सत्य है, परम सत्य है, तो मैं यहाँ से ए की वैल्यू इग्नोर कर सकता हूँ। और अगर बेटा ए की वैल्यू इग्नोर करूँगा तो मैं लिख दूँगा KP अपॉन में ये स्क्वायर से स्क्वायर गया R3। यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देना बेटा। ये नेगेटिव साइन डिनोट करता है, डिनोट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डीप पोल। डीप पोल के अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण से यहाँ पे नेगेटिव साइन। दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। फटाफट से नोट करो, हम अब बात करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। और गॉस थ्योरम को अपन फटाफट से समझते चलेंगे, बहुत फटाफट से रिवाइज करते चलेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। बेसिकली एक कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसके अंदर से कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स पास कर रहे हैं उसको अपन उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फाई से, और फाई की वैल्यू निकल के आएगी ए डॉट में ई डॉट में ए, है ना भैया। ये ए वेक्टर क्या है, इसको बोलते हैं यार एरिया वेक्टर। इसकी पूरी कहानी मैंने बता रखी है। एरिया वेक्टर इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस, वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसकी वैल्यू 1 होती है, हाँ एरिया वाले की वैल्यू 1 होती है। इसके एरिया की वैल्यू पुट करनी है तुमको यहाँ पर। बेसिकली क्या होता है ना, एरिया वेक्टर इसकी बात करेंगे तो एरिया का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय एरिया का डायरेक्शन। एरिया का डायरेक्शन होता है बेटा परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। और एरिया का मैग्नीट्यूड तो तुमको पता है, एरिया का मैग्नीट्यूड रखना ही पड़ेगा, तो एरिया वाली की मैग्नीट्यूड रखोगे, ठीक है। और इसका परपेंडिकुलर टू सरफेस यानी कि उसको कुछ खास मतलब नहीं है, बस वहाँ पे तुमको एरिया की वैल्यूज रखनी है। तो ई डॉट ए भैया ई डॉट ए बोलने से समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ पे ई कॉस थीटा लेना पड़ेगा। ई ए कॉस थीटा, दैट इज इट, है ना। ई ए कॉस थीटा, दैट इज इट, है ना। ये हमारा फाई बताएगा। दैट मीन्स भैया अगर मेरा यहाँ पे ई और ए के बीच में डायरेक्शन यदि 90 डिग्री मिल जाए तो cos 90 डिग्री क्योंकि जीरो होता है ना, cos 90 डिग्री जीरो होता है, तो अगर परपेंडिकुलर देखने को मिल जाए तो वहाँ पे मैं सीधे सीधे बोल दूंगा कि मेरा यहाँ पे फ्लक्स जीरो है। अगर सेम डायरेक्शन में देखने को मिल जाए, है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, है ना, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे यानी कि पॉजिटिव होगा, है ना। अगर यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख देंगे, 180 डिग्री लिख देंगे तो इसकी वैल्यू होती है -1, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, नेगेटिव आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लिखेंगे तो बेटा यहाँ पे जीरो आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि इन तीनों डायरेक्शन में होना चाहिए, इन दोनों डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे गॉस थ्योरम भी वही कहेगा, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई ए होता है, ई ए कॉस थीटा से लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसकी बात करो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम, हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम इसका यूनिट है, ये इसका यूनिट है। डायमेंशन तुम निकाल लोगे, है ना, डायमेंशन तुम खुद निकाल लोगे, जल्दी निकालो, डायमेंशन खुद निकालो, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर तुम लोग को होपफुली समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब यार फटाफट से इसको हटाते हैं, गॉस थ्योरम की बात करते हैं। और गॉस थ्योरम में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, है ना। गॉस थ्योरम को बस एक्सप्लेन करेंगे और उसके डेरिवेशन से यार अभी टाइम नहीं है कराने की। ऑब्वियस सी बात है, उसका डेरिवेशन बहुत छोटा छोटा सा है, बहुत छोटा छोटा सा। तुमको बस एक शेप मानना होता है और शेप को मान के तुम वहाँ पे फटाफट से निकाल सकते हो, वहाँ पे फटाफट से सबकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो अपन यहाँ पर एक ही काम करते हैं, फटाफट से सारे के सारे एक साथ लिखेंगे, है ना। गॉस थ्योरम पहले समझेंगे और उसके बाद फिर सारे के सारे एक साथ से लिखना चला जाएंगे, ठीक है भैया। गॉस थ्योरम, गॉस का थ्योरम, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट को भी ज़्यादा डिटेल में नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको समझा रखा है डिटेल वाले में, और उसके बाद उसका शॉर्ट अलग से डाल रखा है। 1 घंटे का लेक्चर है, वो पूरा सा गॉस थ्योरम तुमको वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। गॉस थ्योरम को भी हम लोग यहाँ पे फटाफट से समझेंगे। भैया गॉस थ्योरम कहता क्या है, गॉस थ्योरम कहता क्या है, वो ये बोलता है यार कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोलते हैं, जो अगर हम किसी जगह पे, है ना, एक 3D गॉसियन सरफेस काटे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक गॉसियन सरफेस काटे। गॉसियन सरफेस क्या होता है बेटा, एक 3D सरफेस होगा, है ना, जिसका वैल्यू और तुमको एरिया मालूम होना चाहिए, वॉल्यूम और जिसका एरिया तुमको मालूम होना चाहिए। अब ये किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग एक मेथड का यूज़ करेंगे जिसको बोलेंगे गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम का मतलब काम करता है, ये काम ये रहता है कि किसी एक पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं ड्यू टू सम अदर शेप। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मुझे एक लाइन के लिए निकालना है, लाइन चार्ज के लिए कैसे निकालना है, पॉइंट चार्ज के लिए निकालना है, किसी और शेप के लिए निकालना है, तो मैं वहाँ पर एक गॉसियन सरफेस पहले डिज़ाइन कर लूँगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्लूड करते चलूँगा उसके अंदर। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट को इंक्लूड करूँगा जिसमें कैलकुलेट करना है, फिर मैं वहाँ पे गॉस थ्योरम लगाऊंगा और गॉस थ्योरम की मदद से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता कर लूँगा।
दिस इज आवर गॉस थ्योरम, दिस इज आवर गॉस थ्योरम। मैं अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, गॉस थ्योरम को अभी ज़्यादा डिटेल में समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास, है ना, टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने मुझे और भी थोड़े से अच्छे वो हैं, ठीक है। ये वाला वन शॉट लेक्चर को मैंने पहले ही बता दिया था कि उस समय बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, और मैंने जब डिटेल में पढ़ाया था तो मैंने बोला था इसके रिवीजन के अंदर मैं फटाफट से स्पीड कवर कर दूँगा, ठीक है। हो सकता है बाकी चैप्टर्स का इतना ज़्यादा फटाफट से ना हो, है ना, बाकी चैप्टर्स को देखते हैं किस तरीके से आएगा, पर इस चैप्टर के लिए यार थोड़ा सा आज, है ना, जल्दी रहेगी, और इस चैप्टर को जल्दी जल्दी अपन को ख़त्म करना है, क्योंकि मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि ये आज के आज अपलोड हो जाए। हाँ, अगर ये वीडियो अगर तुम देख रहे हो और ये अगर 6 बजे अपलोड होती है, इसका मतलब सक्सेसफुली मैंने आज के आज अपलोड कर दिया। और अगर ये सक्सेसफुली 6 बजे तक अपलोड नहीं हुई, दूसरे दिन 10 बजे तक आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 10 बजे तक आई है तो यानी कि ये दूसरे दिन अपलोड हुई है, यानी कि कुछ कारण से वो भी डिले हो गया। तो मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा हो, इस कारण से मैं चाहता हूँ कि आज के आज ही अपलोड हो जाए। बात समझ में आई तुम लोग? तो गॉस थ्योरम की बात करते हैं। अब गॉस थ्योरम की बात करते हैं तो उसका थ्योरम ये कहता है बेटा कि जो टोटल फ्लक्स हो जा रहा है किसी पास किसी क्लोज सरफेस के थ्रू जो पास कर रहा है, टोटल फ्लक्स जो किसी क्लोज सरफेस के थ्रू पास कर रहा है, वो हमेशा इक्वल होगा बेटा Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट की। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी भी, है ना, इनक्लोज्ड सरफेस के पास कर रहा है, वो हमेशा इक्वल होगा बेटा Q इनक्लोज्ड, है ना, बाय एप्सिलॉन नॉट, बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। समझ आना यार, इनक्लोज्ड वाली वैल्यू है ये चीज़, इसे हम लोग गॉस थ्योरम कहते हैं। बस इसी फॉर्मूला का लगा के हम लोग आंसर निकाल देंगे यार, बहुत सारी चीज़ का। भैया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं पहले फटाफट से। बेटा कोई भी क्लोज सरफेस के लिए ये हमेशा वैलिड होता है ना, उसका शेप साइज़ कुछ मैटर नहीं करता, ये हमेशा डिपेंड करेगा सिर्फ चार्ज इनक्लोज कितना है। भैया आप तो कह रहे थे कि हमको सिर्फ नॉन वैल्यूज़ पता होनी चाहिए बेटा, क्योंकि हम लोग का कैलकुलेशन आसान हो। हालांकि ये किसी भी शेप साइज़ वाले के लिए वैलिड है, हमेशा वैलिड है, ये हमेशा परम सत्य है, ये गॉस लॉ है, लॉ कानून, वो हमेशा सत्य होता है, ठीक है। भैया ये डिपेंड करता है चार्ज इनक्लोज कितना है उसी ऊपर, है ना। नो चार्ज इनक्लोज का मतलब कोई भी फ्लक्स नहीं है। अगर किसी बॉडी के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं तो वहाँ पर फ्लक्स ही नहीं पास हो रहा, इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर में कितना चार्ज है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता बाहर में कितना चार्ज है। अगर अपने अंदर में नहीं है चार्ज तो वहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं है, बात खत्म। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन एनक्लोज्ड, है ना, चार्ज। जो फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस का, वो उसके लोकेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, लोकेशन डिपेंड नहीं कर रहा, डज नॉट डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ एनक्लोज चार्ज, लोकेशन ऑफ एनक्लोज चार्ज। और उसके बाद बोल रहा है कि गॉस लॉ जो होता है बेटा हमेशा वैलिड होता है, हालांकि हमेशा हमारे काम का नहीं होता, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स शेप आ गया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने नहीं सकते, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते बेटा तो वहाँ पे इसका यूज़ है ही नहीं, उसका यूज़ है ही नहीं। तो भैया इसकी एप्लीकेशन देख ले, क्या देख लो फटाफट से, आ जाओ एप्लीकेशन देख लो यार, है ना, एप्लीकेशन देख लो बेटा, एप्लीकेशन देख लो, है ना, देख लो एप्लीकेशन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग फटाफट से इसके एप्लीकेशंस को देखते हैं और फिर ये चैप्टर को कर देते हैं यार समाप्त, है ना, ये चैप्टर को कर देते हैं हम लोग समाप्त। है ना, इसी तरीके के और भी आएंगे, इसका एक और शॉर्ट लेक्चर भी आएगा, है ना, जो कि होगा हमारा R3 सीरीज़, और R3 सीरीज़ के अंदर लोग बात करेंगे इसी पूरे चैप्टर को, है ना, कैसे कवर करना है 10-15 मिनट के अंदर। हाँ, एग्जाम के जस्ट पहले वाला जो रिवीजन होता है ना, वो होता है यार 10-15 मिनट के अंदर, और 10-15 मिनट के अंदर एक एक चैप्टर को निपटाना कैसे है उसको मैं तुम लोग को सिखाऊंगा किसी दिन, ठीक है। आएगा इसका लेक्चर 3 आएगा, और जो कि होगा हमारा R3, और वो किसी दिन आ सकता है, हो सकता है इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला चैप्टर का लेक्चर जो है वो कल या परसों तक देखने को मिल जाए, है ना। और केमिस्ट्री का भी वन शॉट तुम लोग को फटाफट से देखने मिल जाएगा अभी के अभी, है ना, 1-2 दिन के अंदर ही सारी के सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। तो आते आते तुम लोग को पता चल ही जाएगा कि कब क्या होने वाला है, ठीक है। अब फटाफट से एप्लीकेशन की बात करते हैं। मैं सही बोल दूँ, मेरा डेरिवेशन करने का भी बिल्कुल मूड नहीं है ना, और इस कारण से मैं करूँगा भी नहीं। अब चाहे तुमको जो बोलना है बोल लेना, है ना। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, मैं डायरेक्ट अभी तुम लोग को फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ, ठीक है। किस तरीके से निकालना है तुम लोग को ऑलरेडी आना चाहिए, है ना, आना चाहिए। मैंने गॉस लॉ के ऊपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था पूरे लेक्चर के अंदर, है ना, जब वन शॉट वाला डिटेल में बनाया था तो वहाँ पे बहुत अच्छे से लेक्चर का एक्सप्लेन किया था। तो मैं यहाँ पर अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं फटाफट से बस बताता चलूँगा कि क्या होता है। तो यप, है ना, इस चैप्टर को शॉर्टकट में निपटाने का सोचा है बेटा, तो सॉरी जितने लोग को लग रहा होगा कि भैया ने शॉर्टकट में निपटा दिया। देखो यार, इसको डिटेल में देख लेना प्लीज़, मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। एक अलग से ही लेक्चर डाल रखा है इसका, तो तुम वहाँ से एक बार देख करके यार इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है, वहाँ से देख करके समझ लेना। इस लेक्चर को यार वन शॉट को रिवीजन है तो रिवीजन की तरह समझते हैं, इसमें अभी डेरिवेशन नहीं करा रहे इन लोगों को, बहुत अच्छे से आराम से एकदम एक लाइन का डेरिवेशन है, ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से गॉस थ्योरम कैसे लगाना है, क्या करना है, वो वाला वहाँ से देख लेना। मैं तुम लोगों को फटाफट से इलेक्ट्रिक फील्ड का ना जो पॉइंट्स होता है फटाफट से उसको रिवाइज करा देता हूँ। ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है दैट इज KQ/R², ठीक है। अगर हॉलो नॉन कंडक्टिंग या कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर ले, तीनों एक ही है, नॉन कंडक्टिंग बोल दे हॉलो, है ना, या फिर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर बोल दे या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर बोल दे, तो उसमें यार E की वैल्यू जो है ना, बाहर के लिए KQ/R² आती है, इसको समझना, बाहर के लिए, है ना, तो KQ/R² आती है। अंदर के लिए E की फील्ड 0 हो जाएगी, अंदर के लिए E की वैल्यू 0 हो जाएगी भैया, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर।
कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो जो कि पूरी तरीके से भरा हो, तो उसको क्या बोलेंगे भैया, अगर अंदर के लिए देखोगे बेटा, अंदर के लिए देखोगे है ना, मतलब सॉरी बाहर के लिए देखोगे तो सेम KQ/R² आएगी, अंदर के लिए देखोगे तो वहाँ पे KQ/R³ आता है, अंदर के लिए देखने पर KQ/R³ आता है। भैया लॉन्ग वायर के लिए बात करें तो भैया वहाँ पे 2K λ/R आता है, 2K λ/R, और तुम लोगों को पता होगा लैम्डा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। और नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए देखते हैं तो भैया σ/2 ε0 आता है, और कंडक्टिंग शीट के लिए देखते हैं तो भैया σ/ε0 आता है यार, σ/ε0 आता है। मैं तुम्हारे सामने से हट रहा हूँ, इस वाली चीज़ को नोट करो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यार आई होप तुम लोग को ये चैप्टर में मज़ा आया होगा, ठीक है, चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। ऑब्वियस ये बात है, इसको अभी डिटेल में नहीं समझाया, इसका रिवीजन किया है। ये R2 सीरीज़ है, ये R1 में नहीं है। R1 में बेटा डिटेल में हम लोगों ने 8-9 घंटे इस चीज़ को समझा है, पूरे चैप्टर को 8-9 घंटे तक समझा है। अब R2 आ गया है, तो R2 में बेटा इसको 1-1.5 घंटे के अंदर समाप्त करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं तो जल्दी स्किप करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से भगाना ही पड़ेगा। फिर भी मैंने कोशिश किया यार सब कुछ को डिटेल में बताऊं, जिसका हो सके उसका डेरिवेशन करा दूं, जिसको हो सके समझा दूं, जितना हो सका समझा दिया मैंने तुम लोगों को, ठीक है। इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं था, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं था, तो तुम लोग अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा। और यहाँ पर अपन R2 वाले का पहला लेक्चर यार, R2 सीरीज़ का पहला लेक्चर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड खत्म करते हैं फाइनली। होपफुली तुम्हारा रिवाइज हो गया होगा पूरा चैप्टर, होपफुली फटाफट से रिवाइज हो गया होगा। इसके बाद बेटा R3 वाली आएगी, सेम चैप्टर की R3 वाली सीरीज़ आएगी। R3 सीरीज़ के अंदर इसी चैप्टर का अपन क्या करेंगे, फटाफट से देखो, एक बार तो 10-15 मिनट के अंदर, 20-25 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को निपटा देंगे। उसके बाद अपन वहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉर्मूला शीट बना देंगे। इसी वाले आज के लेक्चर के नीचे में तुम लोग को आज माइंड मैप दिख जाएगा, शॉर्ट नोट्स दिख जाएगा, माइंड मैप दिख जाएगा, शॉर्ट नोट्स दिख जाएगा। फटाफट उसको डाउनलोड करो, उसको बनाओ, उसको कॉपी करो, उसको प्रिंट आउट करो, जो भी करना करो, पर उसको बेटा अपने साथ रखना जरूरी है। मैं 2x की स्पीड में बात कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम है, और मैं चाहता हूँ यार तुम अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। अभी मजाक मस्ती का कोई टाइम नहीं बचा है, मजाक मस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। हम लोग को बहुत 100% तरीके से सीरियस होकर चलना है। वरना तुम लोग को पता है मैं पढ़ाते समय बहुत मस्ती करता हूँ, ठीक है, बहुत मस्ती करता हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी बिल्कुल होकर सीरियस होकर पढ़ना है, ठीक है। तो अभी ध्यान करो, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम हम लोग का पास में है, टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेनी। हम लोग का R2 सीरीज़ आ गया, R3 सीरीज़ आ जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ भी आ जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो भी ऑलरेडी बन रखी है ना, बनने वाली है, बन रही है ना, काम चल रहा है उसके ऊपर। मैं जैसे जैसे वो बनते जाएगा फटाफट से वो भी अपलोड करूँगा। मैं क्या कर रहा था, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस ही अपलोड करने वाला था, पर मुझे लगा पहले तुम लोग को R2 प्रोवाइड कर देना चाहिए। R2 प्रोवाइड करने के बाद फिर मैं क्वेश्चन वाला बना करके तुम लोग को आज के आज अपलोड करूँगा, या कल के कल अपलोड हो जाएगा। तो क्वेश्चन वाली सीरीज़ भी आ रही है ना, R2 सीरीज़ भी चल रही है भैया, R3 सीरीज़ भी आने वाली है, और साथ में वन शॉट आ रहे हैं जो लगातार अल्टीमेट वन शॉट सीरीज़ की जो चल रही हैं, सारे वन शॉट लेक्चर्स भी आने वाले हैं, दैट इज़ R1 सीरीज़। R1, R2, R3 बिल्कुल पैरेलल चल रहा है यार, पैरेलल चल रहा है, साथ में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज़ लेकर के आऊँगा, बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज़ लेकर के आऊँगा, और हम तुम लोग क्या करना है, बस पढ़ाई चालू करो। जहाँ पे डाउट आ रहा है वो डाउट मुझे बताते चलो, डाउट डिस्कशन करते चलेंगे लाइव, डाउट डिस्कशन लाइव करते चलेंगे यार। तो होपफुली तुम लोग का सही से चल रहा होगा तैयारी, ठीक है। अब मज़ा आने वाला है, ठीक है। रोलर कोस्टर रेडी हो जाओ, रोलर कोस्टर के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि बेटा अब यहाँ पे रफ्तार ऐसे ऐसे चलेगी, ऊपर नीचे चलेगी, और बहुत जल्दी तुम लोग को रेडी होना पड़ेगा, बहुत जल्दी स्पीड से आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के तुम लोग पढ़ पाओगे। तो यार ये लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए है ना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप अगर इसको कंप्लीट कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर स्टडीज़, एंड अगर आप सीरियस हैं तो मैं आपके पीछे पड़ा हुआ हूँ, ठीक है, आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, और अगर आप सीरियस हैं तो मैं भी सीरियस हूँ, और इस कारण से मैं आपको बोलता हूँ थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस होल लेक्चर। और होपफुली आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में दिखाई देंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में दिखाई देंगे। अगर आए हो, है ना, तुम लोग देख रहे हो तो कमेंट में अटेंडेंस लगाओ, है ना, कमेंट में लगा दो अटेंडेंस। मैं चाहता हूँ कि तुम कमेंट के अंदर अटेंडेंस लगाओ अपनी, हाँ, कि भैया मैंने प्रेजेंट हूँ, मैंने पूरा लेक्चर देख लिया, और मैंने पूरा लेक्चर देख लिया, सक्सेसफुली देख लिया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये चैप्टर मेरा पूरी तरीके से रिवाइज हो चुका है, इस चैप्टर को मैंने डिटेल में देख लिया, मैंने इस चैप्टर का R2 सीरीज देख लिया। अब मुझे इस चैप्टर के अंदर फुल कॉन्फिडेंस है, अब मुझे बस इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और आफ्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस ये चैप्टर मेरा बहुत अच्छे तरीके से तगड़ा हो जाएगा। अब इसी तरीके से मेरा बाकी चैप्टर भी तगड़ा करा दो, ठीक है, यही तुम लोग बस बोलना, ठीक है, और मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, ऐसा ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं यार तुम लोग से अगले वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।